नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन के इस फेसबुक पेज पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किंसयुगी अपूर्ण सुंदर है के अंतर्गत हम हर महीने के हर महीने के तीसरे रविवार को युवाओं से जुड़ते हैं, उनसे बेबाक, बेधड़क, अनौपचारिक बातचीत करते हैं एवं उनके दिलो दिमाग को समझने का प्रयास करते हैं एवं उनके जो कार्य होते हैं उनको आगे बढ़ाने में हमसे जो सहयोग बन पड़ता है उसे करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आज की इस खास कड़ी में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राजस्थान से अंशुल बंसल जी। अंशुल जी, हेलो, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अंशुल जी अपने बारे में कहते हैं कि ये पैरामाउंटेनियर भी हैं, साथ साथ में एथलीट भी हैं, फ्रीक भी हैं, एडवेंचर लवर भी हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी तो हम इन्हीं से लेंगे कि ये कैसे अंशुल बंसल से इंडियन अंश बने। उससे पहले मैं इनके बारे में कुछ कहने से पहले सर्वेश्वर दयाल जी की मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी कविता याद आ गई। अगर आप कहें अंशुल जी तो मैं उसको पढ़ दूं। जरूर जरूर। लीक पर वे चलें जिनके कदम दुर्लभ और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके कदम दुर्लभ और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी है वच्च खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले। नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नालों में नाचता एक अंजुरी जल। अभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमें बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके कदम दुर्लभ और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। फिर से बहुत पुनः बहुत एक बार अंशुल जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका पूरा जीवन ही जो आपकी जो 24 साल की जो आपकी उम्र है, आपसे बातचीत करने के बाद और आपको देखने के बाद जो आपके तजुर्बे हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, वो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा हैं। तो वो सब तो हम आपसे बाद में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आपके जीवन में होता है ना कि जब इंसान अपना होश संभालता है, जब हम बच्चे होते हैं, फिर हम युवावस्था में पहुंचते हैं, तो आपने जब से अपना होश संभाला हो उसके बाद से अब तक की हर एक जो भी क्षण है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप वो अपने अनुभव हमसे शेयर करें कि आपकी प्रारंभिक जर्नी कैसी रही। जरूर। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा चंचल किस्म का बच्चा रहा, है ना। बहुत खेलने का बहुत ज्यादा शौकीन था मैं। एंड मेरे को जो बचपन से याद है कि मैं 6 या 7 साल का था, तब मेरे को टीबी की बीमारी हो गई थी, जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उसकी बीमारी हो गई थी। एंड मैं 7 साल का था, तो खेलने का ये रहता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो खेलने का भी जुनून बहुत ज्यादा रहता है कि हर वक्त खेलना है, भागना है। और टीबी ऐसी बीमारी होती है कि आप भागते हो तो खांसी आती है आपको। मेरे साथ कुछ ऐसा ही था कि मैं खेल तो लेता था कि जोश जोश में खेल लेता था कि नहीं खेलना है, घर जाके पता चलेगा, कुछ हो भी जाएगा तो पापा मम्मी उठा के ले जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ होता था कि खेल लिया, खांसी हो गई, खून निकल रहा है मुंह से। और उसके बाद में भी ये होता था कि साल भर तक मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं जब टीबी से उभरा तो उसके उभरने के बाद में मेरे को अस्थमा की दिक्कत हो गई कि उसमें भी अस्थमा में सांस फूलती है अपनी। अब सांस फूलती है तो वही कि एंड मेरे पिताजी को खुद को डिफेंस में जाना था, एंड से मेरा बचपन से यही था। तो उनको फिटनेस का बहुत ज्यादा शौक था कि फिटनेस हमेशा होनी चाहिए करके।
अब मेरे साथ ये था कि मैं बीमार तो पड़ रहा था, बट मेरे पापा जो हैं वो मेरे को कमज़ोर नहीं बनने दे रहे थे, एंड मम्मी साथ में खड़ी थी, तो कमज़ोर होने की तो नौबत ही नहीं आनी थी कि मम्मी पूरा परिवार सँभाल रही है एंड पापा मेरे को सँभाल रहे हैं, ऐसा था। तो अस्थमा भी फिर 1 साल लगा मेरे को ठीक होने में। लोगों का वो अस्थमा ही सही नहीं होता, कई बार मैंने देखा है कि संघर्ष नहीं करते, उनको ये लगता है कि हमारे को चेस्ट अटैक आ जाएगा या साँस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएँगे वो लोग। बट मेरे साथ मेरे पापा यही बोलते थे कि तू आउट ऑफ ब्रेथ भी होगा, तू तू तो खेल आराम से, कुछ भी होगा हम हॉस्पिटल लेके जाएँगे टाइम पे। एक रिस्क लेना पापा-मम्मी ने सिखाया मेरे को कि तुम तुम मेहनत करते रहो, तुम खेलते रहो, तुम्हारे को जो करना है करो, बट छोड़ना नहीं। ये मत सोच के नहीं कि है ना कि कुछ हो जाएगा, होएगा तो हॉस्पिटल हम ले जाएँगे। उसके बाद मैं बचपन में ही फिर 8 साल का हुआ, ये चीज़ें सही हुई, तो मेरे को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई। और जब तक मैं 10-12 साल का हुआ तब तक ये क्लियर आउट नहीं हुआ था कि मेरे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं 7th क्लास में आया, अराउंड 14 इयर्स का था मैं, तब मेरे को पता चला मेरे को हाइपोथायरॉइड है। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, डॉक्टर्स ने बोल दिया 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा नहीं जाएगी इसकी हाइट। एंड बट एंड मेरे पापा का ये था कि नहीं, फ़ौज में भेजना है, इसकी फ़िटनेस अच्छी रखनी है अगेन, तो क्या करना चाहिए हमारे को कि इसके हाइपोथायरॉइड खत्म हो जाए। बोला कि हाइपोथायरॉइड बस कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी पड़े। आप बस जितना फिज़िकल वर्कआउट करवाओगे, उतना बढ़िया है, और 5 फुट 6 इंच तक इसकी हाइट चली जाएगी। पापा ने मेरे को 3 साल लगातार सुबह 4 बजे उठा के खूब तो रनिंग करवाई। मैं 10 किलोमीटर डेली भागता था उस टाइम पे। 1000 रस्सी कूदता था। मैं स्कूल जाता था साइकिल से। उसके बाद मैं बास्केटबॉल खेलता था वहाँ पे। फिर दिन में 2 बजे 2 बजे साइकिल से स्कूल आ रहा हूँ। फिर शाम को 5-6 बजे मैं खेलने जा रहा हूँ वापस बास्केटबॉल स्कूल। स्कूल में बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मेरे को रोना आ जाता था, कि मैं रोता था पापा के सामने कि गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एंड मैं रोता था कि पापा मेरे को नहीं भागना। फिर पापा मेरे को एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा देख, अभी तू रो रहा है, बट तू बाद में मेरे को ही बोलेगा कि अच्छा किया आपने कि मेरे को ये करवाया, कि आज मैं इतनी मेहनत कर लिया, एंड तेरी हाइट वगैरह अच्छी हो जाएगी। एंड वही हुआ कि 11th में पता चला कि मेरा हाइपोथायरॉइड कंप्लीटली खत्म हुआ बॉडी में से। मैं आज के टाइम पे कोई दवाई नहीं ले रहा। मेरी हाइट भी 6 फुट हुई, ठीक है? एंड फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, एंड फिर मेरा एनसीसी में भी सिलेक्शन हुआ। अब मैं चंचल था, मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मेरे हाथ-पैर ही इतने टूटते जाते थे, कभी हाथ टूट रहे हैं, शरारती होने के कारण कि स्टंट करने का शौक था। साइकिल से हाथ टूट गया, रिस्ट टूट गया मेरा, तो वो तब प्लास्टर चढ़ रहा है। फुटबॉल खेल के आया, तब कई बार होता था कि लग गया पैर पे, तब फ्रैक्चर हो गया। मतलब इतना है कि मेरे को लास्ट एनसीसी का ही याद है, मैं नेशनल कैंप में था। मेरे को एयर फोर्स में जाना था मेरे को हमेशा से। बट मेरे को पता चल गया पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं एयर विंग में था एनसीसी के, एंड मैं सबसे बड़े कैंप एआईवीएससी होते हैं, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप, उसके लिए सेलेक्ट हो गया था। अब वहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या कि वहाँ पे भी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, लेफ्ट लेग मेरा फ्रैक्चर हो गया था। मैंने वहाँ पे किसी को नहीं बताया, 10 दिन आखिरी के बचे थे कैंप के, एंड मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को पता था ज़िंदगी में मैं कभी भी प्लेन नहीं उड़ा पाऊँगा वापस। अब प्लेन नहीं उड़ा पाऊँगा, मेरे को ये था कि यहाँ पे मौका मिला है तो मैं इसको छोड़ूँगा भी नहीं। तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं, 2 दिन मैंने रेस्ट लिया, बट क्रैप बैंडेज बाँध के मेरे को आज भी याद है कि मैं रनवे पे भाग रहा था कि जैसे ही मेरा टर्न आया माइक्रो लाइट फ्लाइंग का, मैं भाग के गया, एंड मैं भाग लिया। मेरे को उस दिन ये तो समझ आ चुका था कि जितना भी खेल है सारा दिमाग से है। तुमने सोच लिया कि हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारे को अगर करना है ना वो चीज़, तुम्हारे को कितनी ज़िद है तुम्हारी उस चीज़ को लेके, उस पे निर्भर करती है कि तभी वो पूरी हो पाती है। तुम्हारी ज़िद पे सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। और सेम चीज़ फिर लाइक तो 2018 में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। मैं तब 20.5 साल का था। मैं कोचिंग में जा रहा था, एंड मेरे को एक बस वाले ने पीछे से टक्कर मार दिया, और उसमें मेरा मतलब पैर काटना पड़ा। मतलब टूटी तो मेरी सिर्फ हड्डी थी, एंड
बट मेरे गैंग्रीन हो गया था अगेन। मैं साइक्लिंग बहुत करता था तो मेरी थाई मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, तो मेरे कहीं से भी खून नहीं आया था, पर पैर मेरा कंप्लीटली टूट चुका था। अंदर ही अंदर वो सड़ गया, गैंग्रीन हो गई थी। तो 30 जनवरी 2018 को एक्सीडेंट हुआ, मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मैं 1 फरवरी को होश में आया। और 3 फरवरी को मेरे को डॉक्टर ने बोला यार तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। उस दिन, उससे पहले मेरे तो एक ही शब्द थे जब मैं हॉस्पिटल भी जा रहा था कि मम्मी पैर मत कटने देना, क्योंकि मम्मी ही मेरे साथ खड़ी थी। मैं पूरे वक्त होश में था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा सुबह 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं शाम को 5 बजे बेहोश हुआ हूँ। तो उससे पहले मेरा एक ही वर्डिंग था मम्मी से कि मम्मी आप मेरा पैर मत कटने देना, क्योंकि पैर कट जाएगा तो मैं फौज में नहीं जा पाऊंगा। आप रॉड डलवा देना, 2 साल लगेंगे मेरे को रिकवर होने में, बट मैं कट जाऊंगा। मतलब मैं ऑलरेडी इतना कुछ देख चुका हूँ बचपन से, तो मेरे को एक भरोसा था कि पापा अगर करवाना चाहेंगे, अगर मैं खुद से नहीं भी करना चाहूंगा एंड पापा ने सोच लिया कि नहीं करवाना है, तो वो होगा ही होगा फिर। क्योंकि एक समय के लिए इंसान हार मान जाता है जिसके साथ बीती होती है वो एक वक्त के लिए टूट जाता है कि मैं कैसे करूंगा आप वापस, क्योंकि दर्द भी होता है, मनोबल भी टूटा हुआ रहता है। तो मेरे को ये था कि करवा देंगे पापा। तो बट हुआ क्या, मेरे को 3 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि वो खराब हो चुका है। उस दिन मैं आईसीयू में खूब रोया। किसी मम्मी मम्मी भी नहीं आई थी उस दिन, मिलने नहीं दिया। मम्मी को भी जब पता चला तो मम्मी मेरे से मिलने भी नहीं आई, कि उनको ये था कि अब मैं क्या बोलूंगी इसको, क्योंकि मम्मी को ये नहीं पता था कि डॉक्टर मेरे को बोल के जा चुके हैं ये चीज़। तो मेरा ये था, अब मैं लाइफ में क्या है बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकल रहा हूँ इन चीज़ों को लेके। मेरे साथ ऐसा था कि अब पैर कटना है तो कटना है। तो मैंने यही बोला कि ठीक है, एक वक्त रो सकते हो आप, लेकिन उसको जिंदगी भर लेके तो रो नहीं सकते। अब जब कटना ही है तो उसको लेके मैं बैठ नहीं सकता था। मैंने बोला कटना है तो ठीक है काटो एंड खत्म करो। बट मेरे को फिर से सुपरविजन में रखा 4 दिन और, बट फाइनली मेरा 7 फरवरी को पैर काटा गया। उसके बाद में फिर मेरे और भी ऑपरेशन हुए एंड मेरे दोस्तों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मेरे कुछ एनसीसी के जस्ट सीनियर थे, उन्होंने तो मतलब जस्ट सीनियर थे कीर्ति नरेश, वो तो ऐसा था उनका, वो 1.5 महीने मेरे बगल में सोए, उन्होंने मेरे को ऐसे बच्चे की तरह पाला। और मेरे कई दोस्त थे वो खुद के घर ही नहीं गए। ये भी। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जब इंसान के अंदर कुछ करने की जिद होती है और जुनून होती है और जब उसके अंदर हौसला होता है तो फिर वो कुछ भी कर जाता है, जैसा कि आपके साथ भी हुआ। आपने हार हम्म। नहीं मानी कि आपने सोचा कि पैर कट रहा है तो कट जाए, लेकिन मैं फिर भी वो चीजें करूंगा जो मुझे करनी है, जिसमें कि तो आपके वो पापा भी बहुत सहायक हुए। भी मेरे पापा भी बहुत सहायक थे एंड उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि मेरे को समय लगा। पर आज के टाइम पे मैं बोलूँ कि एक होता है कि कुछ करना है, एक मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि मैं घर पे बैठ के आराम से जिंदगी भर खा सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पापा ने मेरे को एक वक्त के लिए बोला भी, जब मैं रोता रहता था कि मैं क्या करूंगा, तो पापा ने मेरे को बोल दिया कि देख बेटा, अगर तेरे को कुछ नहीं करना है ना तो मत करना, ठीक है, बट एक बार कोशिश करके देख ले, क्या पता तेरे को ही अच्छा लगे कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो तब तो मैं चल भी नहीं पाता था, तो एक बार के लिए मैंने बोला भी कि हाँ ठीक है, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं करना, मैं घर पे ही रहूंगा, मैं अब शायद बोझ बन चुका हूँ। एंड नो डाउट मैंने सुसाइड का, मेरे को ख्याल भी आया उस टाइम पे कि मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए। कि जब लाइक आई एम 20, एट दैट टाइम आई वाज 21, मैं 21 साल का था एंड जिस समय मेरे को अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, उस समय मेरे को मेरे पापा गोदी में उठा के घूम रहे थे, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मतलब गाड़ी में भी लेके जाते थे, गोदी में उठाते थे। एंड मेरे को बहुत दुख होता था इस चीज़ को लेके कि जिस समय मेरे को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उस समय मैं खुद, वो मेरे को गोदी में उठा रहे हैं एंड वो मेरे को व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं। मैंने व्हील चेयर पे सिर्फ एक बार बैठा, मैं उसके बाद कभी नहीं बैठा। मैंने बोल दिया या तो मैं चलूंगा, है ना, या मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा, व्हील चेयर का सहारा नहीं चाहिए। तो अब 2019 में अब यही था कि पापा ने बोला कोशिश कर करके। मैं डॉक्टर्स के पास भी गया हूँ, एक ने बोला कि तुम्हारा पैर नहीं मुड़ पाएगा, तुम अब सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
मैंने बोला कि सर मैं ये सुनने तो नहीं आया था कि मुश्किल हो जाता है, वो तो मेरे को भी पता है मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के जस्ट बाद में कई लोग ऐसे भी आते हैं जो सांत्वना देने के साथ साथ अपनी टिप्पणी भी देके जाते हैं कि इसको दुकान खुलवा देना या इसको बोलो अब सरकारी नौकरी की तैयारी करे। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बोला मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में ये था कि मैंने भी पीछे नहीं देखा। फिर मैं जब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुम अब माउंटेनियरिंग भूल जाओ और साइकिलिंग भूल जाओ, ये सब चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, तो मैं बोला कि सर मैं तो ये नहीं सुनना था, बाकी मैं जाऊंगा तो सही। नहीं हो पाया वो, शायद मेरी गलती होगी कि नहीं हो पाया कि मैं तैयारी करके नहीं गया, बट मैं करके तो आऊंगा। फिर हिमाचल कसौल में मैं, अप्रैल की बात है ये, मैं गया खीर गंगा ट्रैक। और खीर गंगा ट्रैक बहुत अच्छा सुंदर ट्रैक है। उस टाइम पे मैं 1.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं चलता था एक बार में, बट मेरे साथ ऐसा था कि जोश जोश में ना कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये भी मेरे को पता है करके। तो बट मैं एक प्लानिंग के साथ चलता हूँ हमेशा। मेरे को पता है कि मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंसान 6 घंटे में कर रहा है तो मैं बोल दूं कि मैं भी 6 घंटे में कर लूँ। मैंने बोला कि ठीक है मैं और जल्दी निकलूंगा, 10 घंटे लग जाएंगे, 11 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं पहुंच जाऊँ। मेरे साथ वही हुआ वहाँ पे। वहाँ पे मैं चला गया बिना प्रैक्टिस के, एंड मेरे को 10 घंटे लगे टॉप पे पहुंचने में। बट बीच में ऐसा भी एक मौका आया था जहाँ पे खाई थी, एंड मैं अपनी बहन को ये बोला कि जीजी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा खून बह रहा था पैर में से। मैं बोला मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को अब, मैं मन कर रहा है यहीं से कूद जाऊं। फिर उसने मेरे को एक ही चीज बोली कि मिंटू, डॉक्टर तो सही कह रहा था ना फिर। मैं बोला ऐसे कैसे सही कह रहा था, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैंने कुछ बोला है और मेरे को पता है कि वो चीज़ सही है, तो मैं उसके लिए फिर फाइट करता हूँ। तो मैं बोला कि नहीं ठीक है, ये तो करके जाएंगे। मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं मैं स्टेट्स खेलने गया। मैं पैरा एथलीट भी हूँ, पैरा माउंटेनियर के अलावा। तो एथलेटिक्स में भी मेरे साथ इनिशियली ऐसा हुआ कि मेरे को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, तो सीखूं कैसे? 20 दिन में मैंने यूट्यूब से सीख सीख के शॉर्ट पुट की तैयारी की थी। जब मैं खेलने गया वहाँ पे शॉर्ट पुट में, फर्स्ट टाइम मैं स्टेट खेल रहा था, वहाँ पे 3-3 5-5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग भी आए हुए थे। एक बार के लिए तो मैं डर गया था। मैंने फिर पापा को यही समझाया, पापा गए थे मेरे साथ स्टेट्स देखने। तो पापा गए तो पापा को मैंने तो साफ बोल दिया था कि पापा देखो, पोजीशन नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पापा बोले ऐसे कैसे नहीं आएगी, तूने मेहनत की है। मैंने बोला हाँ मैंने मेहनत की है। पापा ने बोला आएगी पोजीशन। एंड मजे की बात ये है, मैंने 4 गेम में पार्टिसिपेट किया एंड मेरे चारों में मेडल आए उस टाइम पे। मतलब शॉर्ट पुट की मैंने मेन तैयारी की थी, उसमें मेरा सिल्वर आया। मैंने पावर लिफ्टिंग, जैवलिन और डिस्कस की भी तैयारी नहीं की थी। बस मैंने बोला कि चलो ठीक है, खेल रहे हैं तो ये भी फेंकना तो सीखेंगे ही। एंड मेरा उन तीनों में ब्रोंज आया। उसके बाद में फिर कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे मेरे को ये था कि नहीं, नेशनल आना है, नेशनल आना है। और अभी फिर कोरोना आ गया तो मेरे को पता था नेशनल्स कैंसिल हुए, तो मेरे को ये हो गया कि टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं अपनी फिटनेस की पूरे टाइम फिटनेस मेंटेन किया। एंड अक्टूबर में, सितंबर एंड में, 25 सितंबर के आसपास मैं हिमाचल गया कि प्रैक्टिस पे तो फोकस करूं, माउंटेनियरिंग ही कर लेता हूं अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं माउंटेनियरिंग के लिए वहां चला गया। यूनम पीक, अननेम्ड पीक है एक। मैं वहां गया एंड वो मैंने क्लाइम किया। वो 6,000 मीटर का है एंड मैं राजस्थान का पहला पैरा माउंटेनियर बना, दिव्यांग पर्वतारोही। तो उसके बाद में फिर अभी अभी के टाइम पे मैं स्टेडियम के पास में ही हूँ। एंड अभी भी ये है कि मेरे को अभी जाना ही है थोड़ी देर में। किट वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया है, मैं शॉर्ट पुट के लिए रिप्रेजेंट करूंगा राजस्थान को। एंड अभी किट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होने वाला है, तो वहां जाने का है मेरा। मैं चेन्नई जा रहा हूँ 23rd। चेन्नई क्या, बैंगलोर, बैंगलोर शिफ्ट हो गए। हम सभी की ओर से अंशुल जी को पहले तो जो नेशनल्स खेलने ये जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू, मैं थैंक दर्शकों को ये बताना चाहूंगी सभी को, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि अचानक से 2-3 घंटे पहले इनका ये आ गया था मैसेज। इनको आया हुआ एक वॉइस नोट फॉरवर्ड किया
जो कि ये था कि अचानक 3 बजे स्टेडियम बुलाया हुआ है और किट मिलेगी और फोटो सेशन होना है। तो इन्होंने कहा कैसे करेंगे 4 बजे? हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। तो हमने जो है इन्हीं की जो वीडियोस देखी कि हर हाल में मुझे फौज में जाना था, आर्मी में नहीं हुआ, लेग कट गया। फिर कहा इन्होंने लेग ही कटा है ना, स्पिरिट नहीं कटी। तो फिर शिवी ने भी ये बातें इतने बार सुनी थी, अंशुल ने तो कही थी, तो दोबारा कह दी एक बार और। इनके लिए तो आम बात है अपनी स्पिरिट पे भरोसा करना। तो इन्होंने हम दोनों पे भी इंड्यूस कर दी। तो फिर शिवी ने कहा कि मैम हम 4 बजे ही करेंगे, हम कोई डिले वाला कोई मैसेज नहीं डालते हैं और हम मान के चलेंगे कि होगा। अभी ये स्टेडियम में ही है और अचानक से मतलब कार से बात कर रहे हैं, नहीं तो हम इनको और ज्यादा अच्छे से देख पाते शायद। अभी हमें सिर्फ अंशुल आप हमें इतना दिख रहे हो अभी शायद। हाँ, स्टेडियम भी थोड़ा बहुत दिखा दो हमें, अगर तुम्हारे कलीग्स दिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें दिखा दो, एक आध बाइट भी दिलवा सकते हो। थोड़ा थोड़ा चल चल के भी बात कर सकते हो अगर नेटवर्क बाधा ना दे तो शिवी आप कुछ पूछना चाहेंगी आगे? तो हाँ, नेशनल्स के बारे में एक बार 1 मिनट में पहले नेशनल्स के बारे में ठीक से बता दीजिए कि आप 23 तारीख को जा रहे हैं, चेन्नई में है शॉर्ट पुट का ना, गोला फेंक का। हाँ, गोला फेंक के लिए बेंगलोर जा रहे हो? हाँ, गोला फेंक के लिए। और शिवी आपसे अगला सवाल पूछेगी, तब तक आप ये जवाब दे दीजिए कि जो गोला फेंक और जेवलिन की जो आपने मेडल जीते स्टेट, उसकी प्रैक्टिस आप कब से आपने कब से गोला फेंक खेलना शुरू किया है? मैंने गोला फेंक खेलना शुरू किया था, मैंने जनवरी में प्रैक्टिस किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ 20 दिन ही प्रैक्टिस किया था उस समय। फिर उसके बाद में मैं तुंगनाथ चला गया था। तुंगनाथ एक बहुत खूबसूरत जगह है, हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, मतलब शिव जी का मंदिर है वो, दुनिया में सबसे ऊंचाई पे वो। तो मैं वहाँ गया था फरवरी में। मैं वहाँ से 13 फरवरी को आया था एंड फिर 27 फरवरी को तो वो ही चालू हो गया था गेम। 27 फरवरी 2020 को स्टेट से बीच में शुरू हो गए थे। जी जी हाँ, शिवी आप सवाल पूछेंगे कुछ? और अंशुल बीच में कुछ दिखाने लायक होगा स्टेडियम जहां आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप वहीं से हमसे बात कर रहे हो, तो अगर बात में थोड़ा बहुत बीच में व्यवधान भी पड़ेगा तो मुझे ये लगता है कि हमें और दर्शकों को खुशी ही होगी कि जहां आप रोज प्रैक्टिस करते हैं वहां से हम बात कर पा रहे हैं। और जिस तरह की एकदम हमेशा आप लोग को तत्पर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है हमेशा, उस तरीके जो स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा मेहनत है, वो सारी चीजें भी सारे दर्शकों को समझ में आ रही होंगी इस सिचुएशन से। हाँ शिवी। मैम, मेरे को बस अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैमरा कैसे रोटेट करूं, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत देर से पॉज है जो इसमें दिखा रहा है। तो ठीक है, आप बात करो, आप स्टेडियम की छोड़ो, कभी और फोटो भेज दोगे आप। मैं ऐसे ही दिख सकता हूँ। ये अभी दिख रहा है क्या स्टेडियम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी तो वीडियो ही ऑफ हो गया अभी तो। अंशुल आप जैसे बात कर रहे थे वैसे ही करो, हम कम से कम आपका चेहरा देखते रहेंगे स्टेडियम की, तो आप कभी फोटो भेज दोगे हमें, हम वो शेयर कर देंगे। नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, आप कोशिश करो जो पहले था वैसे हो जाए। अभी आपकी चेहरा गायब हो गया है। अभी गायब हो जाएगी। हाँ, आप कैमरा लाने की कोशिश करो, इन बिटवीन शिवी आप सवाल पूछ लो क्योंकि सुनाई तो पड़ रहा है उनको। जी मैम। अंशुल जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे कि आपका बचपन से ही सपना था कि आपको फौज में जाना है, फौज में जाना है, लेकिन अचानक से 13 जन 2018 को आपके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि बस ने आपको हिट कर दिया। तो उस टाइम कहीं ना कहीं आपके बचपन का सपना जो टूटा, तो उस टाइम आपने कितना डाउन फील किया और फिर आप उससे कैसे बाहर उभरे, और लोगों ने तो उसको आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा क्या रहा। जिस वक्त तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस समय तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पैर कट जाएगा। मेरे को ये था सिर्फ चलो हड्डियां टूटी हैं, हड्डियां जुड़ती हुई हैं वापस, ये मेरा था। क्योंकि मेरे बचपन से इतने हाथ पैर टूटे हैं कि मेरे को ये था कि जुड़ते ही हैं हर बार, ठीक है, तो ये भी जुड़ जाएगा। बट जब हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में पता चला कि ये बहुत ज़्यादा मेजर हुआ है, कि मेरे को ये था सिर्फ हड्डी टूटी है एंड पैर लटक गया, ठीक है लटक गया। बट
जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके गए मेरे को, तो वहाँ पे पता चला कि मेरे गैंग्रीन हो गया, पैर चढ़ रहा है। एंड अब हुआ क्या उस टाइम पे कि मैं जब जब मेरा एम्पुटेशन हो गया, सीधे मैं एम्पुटेशन से ही बताता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया आपको कि उस टाइम पे रोना तो आया, एक ही दिन रोया मैं कि हाँ ठीक है, टूट रहा है, लाइक काट रहे हैं, काट देंगे, ठीक है। बट और कोई चारा नहीं, मैं इसको लेके बैठ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को जल्द से जल्द खड़ा होना है। अब वो एक पैर पे हो, दो पैर पे हो, मेरे साथ ये था खड़ा होना है, मेरे को ऐसे पड़े नहीं रहना। तो जब काटा उन्होंने, तब तक तो ये था कि ठीक है। बट 10 दिन बीत गए, मैं बेड पे ही पड़ा हूँ। उसके बाद में भी मेरे सीनियर ही, जो मतलब मेरे बड़े भाई समान ही हैं, तो वो लगे हुए हैं कि वो मेरे को खाना खिला रहे हैं। क्या है, मेरी उंगलियां भी टूट गई थी, हाथ में प्लास्टर था मेरे, और नेल्स डली हुई थी, क्योंकि उंगलियां भी वैसे टूट गई थी कम्प्लीटली। तो नेल्स डाल रखी, कीले डाल रखी थी उसको जोड़ने के लिए। तो मैं खाना भी नहीं खा पाता था खुद से, मेरे को दूसरे खाना खिलाते थे। एंड उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये क्या हो गया। सबसे अजीब अजीब तो क्या, मजाक वाली बात तो ये थी कि मैं जब हॉस्पिटल में था, तो उसी दिन बॉर्डर मूवी आ रही है ना, बॉर्डर मूवी आ रही। मेरा ये था कि नहीं ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। एंड मैंने सबको बोला भी कि यार ठीक है, कट गया यार, अपन कब तक लेके बैठे रहेंगे, तो अपन अब कुछ नया देखते हैं। तो उसी टाइम पे मैंने गेम्स वगैरह की तरफ भी देखना शुरू किया था, है ना। अब गलती से हमने बॉर्डर मूवी देखना शुरू कर दिया, मैं और मेरे सीनियर थे। अब मैं उस टाइम पे, मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं तेजी से रोने लगा कि मैं अपने पापा का सपना पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं आज यहाँ पे पड़ा हूँ। एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ करके। मैं किसी मतलब जो सपने देखे मैंने आज तक, पापा को, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कभी पापा को ना वो नहीं दिया जो वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से दुख हो रहा था। एंड मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा एंड मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ फौज के अंदर। बट जैसे ही वो चीज़ मूवी देखते देखते मैं रोने लगा। एंड जो मेरे सीनियर बड़े भैया जैसे हैं कीर्ति सर, उन्होंने मेरे को घुमा के थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला, सबसे पहले तो ये चीज़ें सोचना बंद कर कि कहीं कुछ नहीं कर सकता या नहीं जा सकता। आज जो सिचुएशन है उस पर फोकस कर कि तू कैसे सही हो सकता है, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी जीनी है, अपन को काटनी नहीं है। एंड मेरा आज भी यही है कि जिंदगी काटनी नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये हो गया था कि नहीं, संघर्ष में करूँ, कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ करना है। जब मेरे को पहली बार पैर मिला, मतलब मेरे पापा भी तब मेरे साथ सो रहे थे, मैं घर पे आया 2 महीने बाद। उस टाइम पे भी ये होता था कि मेरे को पता चलता था कि, है ना, जहाँ से मेरा पैर कटा था उसके नीचे खाली जगह पे पापा हाथ फेरते हुए देखता था मैं कई बार पापा को कि वो हाथ फेर रहे हैं, कि ये क्या हो गया। बट मैं उस चीज पे कभी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं हाथ खोलूंगा, सॉरी, हाथ क्या, आंखें खोल लूंगा उसी समय, तो पापा इमोशनल हो जाएंगे। एंड उस टाइम पे ये था कि मैं आज इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहूंगा, तो मेरे पेरेंट्स भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। हॉस्पिटल में भी यही चीज हुई थी, तभी मैंने इतनी आसानी से एक समय के लिए तो बोल दिया था कि हाँ ठीक है, पैर कट रहा है, कटने दीजिए, है ना। बट चीजें सही हो सकती हैं। वो एक चीज था कि उस वजह से मेरे माँ बाप कभी वो नहीं हुए, कि उनको लो नहीं हुआ कि यार ये कैसे रहेगा। उनका ये हो गया कि ठीक है यार, इसमें एक्सेप्टेंस है, तो हमारे में भी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एंड यही चीज मैंने बोला था, क्योंकि जब मैं मेरा पैर कटने से 2 दिन पहले मैंने ये चीज बोली थी अपने घर वालों को कि आपको मेरे पे भरोसा है। उन्होंने बोला कि तेरे को खुद पे भरोसा है। मैंने बोला मेरे को खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा है, क्या आपको मेरे पे भरोसा रहेगा पैर कटने के बाद में भी? तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि हाँ, भरोसा रहेगा। तो मैंने बोला कि मैं मेरे को नहीं पता आप कितना भरोसा रखोगे, बट आज मैं एक्सीडेंट से पहले जैसे सोलो ट्रैवलिंग करता था, मेरे को आप वैसे ही करने दोगे आगे भी। जो मैं अपनी मर्जी का करना चाहूंगा वो करने दोगे, तो वो एक भरोसा जताएगा मेरे को कि आप लोगों को मेरे पे भरोसा है। एंड वो चीज इतना ज्यादा हिट किया मेरे को कि हाँ ठीक है। एंड उसी चीज की वजह से मैंने भी नई चीजें करने के लिए कोशिश किया।
कि मैं कोशिश कर रहा था एंड मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला, मैंने बोला खीर गंगा ट्रैक पे जाना है, पापा ने बोला कि ठीक है चले जा। लेकिन पापा का एक ही कंसर्न रहता था कि तू 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है, तू कैसे करेगा? बट उन्होंने भरोसा किया, मैंने बोला कि मैं सब कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। और लकीली मैंने कर लिया। वो उनको मैं सिचुएशन नहीं बताता था। देखो, दर्द होता है, खून आता है, वो सब एक आम बात है, वो सब मेरे को झेलना है। बट कोई मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है एंड मैं उसमें भी खुद रोने लगूँ कि मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको पेरेंट्स के ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो तो मेरे को साफ बोलेंगे कि तू मत कर, तू इतना दर्द मत सह, तू इतना संघर्ष मत कर। बट उनको मैंने उस हॉस्पिटल पे बेड टाइम पे ही मैंने ये बोल दिया था कि आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ को तोड़ना ही नहीं चाहता था कि मैं बोल दूं कि नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा। तो यही होता था कि मैं स्पोर्ट्स के लिए भी जब आया तो मेरे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी पैर में, है ना। बट मेरा ये था कि खेलना है मैं, तो खेलना है। तो पापा बोलते थे कि खेलेगा कैसे जब तक तू सही नहीं हो पा रहा। मैंने बोला खेलना में तो हाथों से है, ठीक है, पैर में खून आ रहा है आने दो, पैर का तो कोई रोल ही नहीं है। और एक समय तो बीच में ऐसा आ चुका था क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे को नहीं छोड़ा, मतलब जो मेरे साथ लोग थे मेरे, उन्होंने मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उनका फुल सपोर्ट था मेरे पास, हर टाइम सपोर्ट था। तो मेरे को एक ये था कि ठीक है, जो अपने होते हैं वो तो वैसे भी नहीं जाते, जो आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको वो कभी नहीं छोड़ते फिर। ठीक है, आपका अच्छा वक्त आएगा तब तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने एक चीज देखी कि जब भी मैं कुछ अचीव करता था ना, तो 1000 लोग ताली बजाते हैं, नो डाउट बजाते हैं, बट उसकी वैल्यू नहीं रहती। मैंने क्योंकि वो डाउनफॉल देखा है कि जब मैं गिरता हूँ तो क्या मेरे पास 5 से 10 लोग हैं जो वो हमेशा हैं, वो अंशुल जी, वैसे तो आपके जोश और उत्साह की खनक तो आपकी आवाज में आ ही रही है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगर आपका चेहरा भी दिखे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप अपना कैमरा अभी तो वो ऑन कर लें एक बार। अंशु हेलो। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है आपसे? हो गया ओ, फाइनली हो। अब बताओ, ये स्टेडियम है, ठीक है, एंड वहाँ पे कुछ अरे लोग वाह। खड़े हैं, वहाँ पे किट वगैरह मिलेगा। मैं उधर की साइड, वो ग्रीन नेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ, हाँ, उधर हाँ। की तरफ प्रैक्टिस करता हूँ मैं। एंड इतनी धूप में, जितनी अभी धूप हो रही है, मैं दिन में 2 बजे आता हूँ प्रैक्टिस के लिए एंड शाम को 7 बजे जा रहा हूँ अभी कुछ दिनों से। ये है। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा रहा कि थोड़ी देर हमें आपकी शक्ल से वंचित रहना पड़ा, लेकिन ये जरूर हुआ कि हमने स्टेडियम तो देखा जहाँ प्रैक्टिस करते हो, और हमने आपकी वो लाइफ देखी कि अचानक से कुछ भी करना पड़ता है, फिर भी 4 बजे का आपका जो वादा था वो भी निभाने का तरीका निकाल लिया, और आप कंपोज्ड हो, यानी कि आप जो कर पा रहे हो उस पर कंसंट्रेट, बातें करने में कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है शायद, जबकि हाँ आपको जी, कभी नहीं, भी कॉल आ सकती है उधर से, है ना। हाँ, तो ये जो मैं स्पोर्ट्स है ना, हाँ हाँ जी, हाँ जी, इमेजिन करके बताइए कि अगर आप कुछ और कर रहे होते, जैसे स्पोर्ट्स के अलावा अगर और कोई एक्टिविटी कुछ और होती, तो भी क्या आपको लगता है कि आपका जज्बा इतना ही होता? मैंने जैसे आप कंपोज रहते हो, जैसे आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि जो भी होता है दिमाग के अंदर है, या हाँ जैसे आपने सोचा कि मेरे दोस्त जब तक साथ में हैं तब तक सब ठीक है, और जो आपके हाँ अपने हैं वो आपके साथ कुछ भी हो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इन सारी बातों से जो ताकत आपने डिराइव कर ली, इसमें कहीं हाँ। एक तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर ये लोग आपके साथ नहीं होते तो आपकी जर्नी कैसी होती, क्या आप सोचते हैं? और दूसरा ये कि इसको पॉजिटिव फील करने में आपको जो ये हार मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह कितना आपको ये करता है हेल्प? जी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और, मैंने बताया बचपन से खेलना पसंद था, तो मेरे को खेलने में ही जाना था, मेरे को कहीं और तो जाना नहीं था। जी। रही एक्सीडेंट से पहले की बात, तो मेरे ये वर्डिंग्स थे मेरे फादर को कि पापा ने बोला कि यार बेटा एक सेकंड प्लान बना के रखो,
एंड मेरे साथ ऐसा था, मैं सेकंड प्लान कभी नहीं रखता, जो मेरी बहुत गलत बात है, बट मेरे को एक लगता है कि एक सपोर्ट भी रहता है कि पहले प्लान को ही अचीव करना है। तो पापा ने बोला कि लाइफ में क्या करें, मैंने बोला पापा फौज। पापा ने बोला फौज में नहीं हुआ तो, मैंने बोला फिर जिंदगी काटनी है मेरे को, जीने का वो नहीं है फिर। तो पापा ने बोला क्या करें, मैंने बोला पापा बीपीओ में, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो मन में नहीं होता करने का, वो फिर भी वो काम करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको साइंस नहीं लेनी, जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना था, बट आज के टाइम पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो जिंदगी काट रहे हैं, वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। मेरे साथ ये था कि खुशी मिलेगी मेरे को फौज से मिलेगी, ठीक है। अब फौज नहीं होगा तो मेरा ये था, मैं बीकॉम किया है मैंने, ग्रेजुएट हो जाऊंगा, बीपीओ में काम कर लूंगा एंड जिंदगी तो कट ही जाएगी, ऐसे कोई खाने की कमी तो आनी, ठीक है। तो मेरा ये हो गया था कि फौज नहीं तो शौक खत्म सारे। जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तब भी मेरा ये था, या तो स्पोर्ट्स और माउंटेनिंग कंप्लीटली मेरे को एडवेंचर फील्ड के अंदर जाना है, कि मैं स्विमिंग करूंगा, मैं साइकिलिंग करूंगा, मैं यही सब करूंगा, वरना कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ना, सपोर्ट की बात है, मेरे को जो फैमिली और फ्रेंड्स ने दिया है, वो नहीं होता मैं कुछ नहीं कर पाता, फैक्ट है वो। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही तभी बिल्ड होता है जब आपको देखते हो कि एटलीस्ट दूसरों को मेरे पे भरोसा है। खुद पे भरोसा भी आपको हम्म तभी आता है, तो पता है कि हाँ नहीं यार, एक जना तो भरोसा कर रहा है। तो वो होता है कि खुद के लिए फाइट मार दो, उनके लिए फाइट मार रहे हो आप कि नहीं, उसने मेरे पे भरोसा किया है तो एटलीस्ट उसके लिए तो करूं मैं तो आज साफ बोलता हूँ कि मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ, वो पहले मैं आज अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को तो जीना ही ऐसे था, एंड आज के टाइम पे मैं जी भी वैसे ही रहा हूँ, बट वो लोग खुश हैं उस चीज से कि मैं एफर्ट मार रहा हूँ उसके लिए। हम्म। बाकी हाँ शिवी, आप रही पूछेंगे? हाँ जी। हम्म, एक चीज और हाँ बोलना बोलिए बोलिए। चाहूंगा, हम्म 3.5 करोड़ से ज्यादा डिसेबल लोग हैं आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, जी। ठीक है। बट हर कोई नहीं करता, मेरे पास वो सपोर्ट था, इस चक्कर में मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कि मेरे को, मेरे पे मेरे दोस्तों ने भरोसा किया, मेरे माँ बाप ने भरोसा किया, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, मैंने खुद के ऊपर भरोसा किया। आज मेरे में ही एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी कि मेरा पैर कट गया मैं उसको छुपाऊंगा, तो मैं भी शायद कुछ नहीं कर पाता। सबसे बड़ी चीज होती है एक्सेप्टेंस, ठीक है। आज मेरा पैर कटा, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि मेरा पैर कट चुका है, एंड मैं छुपा रहा हूँ लोगों से कि नहीं मेरे तो कुछ नहीं हुआ, बस पैर में मोच आ गई है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं पैंट पहनूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैर कटा हो या मेरे को कोई तकलीफ है, मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चलूंगा ज्यादा से, ठीक है। बट वो छुपाने का कोई सेंस नहीं। हम्म। इस हाँ शिवी। जी, बड़ी गंभीर बातें कही आपने और बहुत ही अच्छी। मतलब आपको देख के उत्साहवर्धन तो होता ही है, लेकिन आपसे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपना हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। आप एक जीते जागते हौसले की पहचान है। और आपने बताया कि अपने फ्रेंड्स का जो सहयोग रहा, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां से हाँ ही आप चीजें कर भी पाते हैं। तो हाँ जी। अंशुल जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आज आप जो कर रहे हैं, आपको क्या हम्म, लगता है कि आप ये बहुत जो आप आज कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, या आप जो पिछले समय जो आप सोचते थे वो ज्यादा बेहतर था? मैं मैं आज के टाइम पे सही होता ना, मेरे को नहीं जान पाते जितने आज के टाइम पे मेरे को जानते हैं, ठीक है। वो चीज फैक्ट है। मैं फौज में भी था तो एक लिमिटेशन होती है, आपको रिस्पेक्ट हर कोई करता है, हर आम आदमी रिस्पेक्ट करेगा आपकी, नो डाउट। बट जो मैं करता, लाइक मैं अगर उस टाइम पे भी माउंटेनियरिंग करना चाहता वो करता, या हॉर्स राइडिंग करता, या फिर मैं किसी भी स्पोर्ट में होता, तो वो फौज फौज के अंदर ही रह जाता, ठीक है। वो आम लोगों को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, बट आज के टाइम पे मैं जो कर रहा हूँ वो सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सबको दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। एंड नो डाउट कि जितना आज मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नॉर्मल होके शायद नहीं कर पाता। मतलब जितने लोग मेरे को जानते हैं, जितना नाम है, वो सब अभी है, नॉर्मल लाइफ में नहीं हो पाता शायद।
मैम आप भी कुछ पूछ लीजिए। हाँ, मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी, पापा, बहन, दोस्त सब लोग आपके बिल्कुल साथ थे। एक तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यथार्थ की, रियलिटी की बिल्कुल सही पहचान कि अब यही रियलिटी है, और पिछले 21 सालों से जो सपना आपने पाल के रखा था, आपने रियलिटी को पहचाना, उसको रीएडजस्ट कर लिया। तो मेरे ख्याल से तो आप 90% जंग तो उसी दिन जीत चुके थे जिस दिन आपने रियलिटी के हिसाब से सपना बदल दिया। लेकिन मैंने देखा कि वो सपना बदलने के पीछे आपके बहुत सारे लोगों का साथ था। अगर वो भी बोलते कि जिंदगी बेकार हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपने उनके आंखों में भी तो अपने लिए एक्सेप्टेंस और वो ताकत बढ़ी ना, तो एग्जैक्ट। उससे आप यहाँ बात तक ये है पहुंचे कि भी हो, है सबको ना। पता है कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। जो मेरे को अच्छे से जानता है ना, उन सबको पता है जी। कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को, मैं बताया ना आपको कि एक्सीडेंट के बाद में जो लोग मेरे को नहीं जानते थे ना, उन्होंने पापा को यही सजेस्ट किया कि आप ना वो उसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए दुकान खुलवा दो, आराम से जिंदगी कट जाएगी। मतलब ऐसे लोग भी आए हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। बट ये था, मेरे साथ ऐसा है कि अगर जो मैं सुनना चाहता हूँ वही मैं सुन रहा हूँ ना, मेरे साथ ऐसा है, अच्छा अच्छा ले लेता हूँ मैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई बुरा बोलता है तो मैं आपके उसको एक कान निकाल देता हूँ। तो आपको, पर फिर भी आपके किसी करीबी व्यक्ति से भी ऐसा कुछ हुआ कि वहां से आपको कुछ मतलब उतना भरोसा ना मिला हो, उतनी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ना भी मिला हो, ऐसा कुछ हुआ आपके कभी दायरे में, करीबी दायरे में? करीबी दायरे में तो क्या बोलूँ मैम, मैं बताता हूँ। ठीक है, नया नया होता है कि 20.5 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, ठीक है। एंड ऐसा होता है कि मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी एक्सीडेंट से 3 महीने पहले ही। वो छोड़ के चली गई थी, मेरे को कोई वो नहीं था, एक्सीडेंट के बाद में छोड़ के गई मेरे को। एंड मेरे को उससे एक चीज पता चल गई थी, मतलब जब मैं उस टाइम पे बहुत टूटा, मेरे को बहुत रोना आता था, एंड मेरे को घर पे झूठ बोलना पड़ता था कि मेरे को दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को दर्द भी होता है ना, तो मैं बहुत तेज हंसने लग जाता हूँ, मेरे को बहुत तेज हंसी आती है, मतलब पता नहीं क्यों, है ना। एंड वो छोड़ के गई, लाइक बात भी नहीं कर रही थी, उसने बात करना बंद कर दिया मेरे से। तो मेरे साथ ऐसा था थोड़ा कि मैं रोने लग जाता था बहुत ज्यादा। फिर मैं खुद को ऐसे समझाता था कि जब मेरे को मेरे शरीर ने ही साथ नहीं दिया, आज पैर तो मेरा खुद का था, जब वो चला गया तो उसको कौन रोक सकता था, वो तो फिर भी एक दूसरा इंसान है। तो इंसान को तो आप ऐसे ही नहीं रोक सकते, कोई कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। आप सिर्फ भरोसा कर सकते हो। एंड भरोसा वर्ड बहुत बड़ी बहुत चीज बढ़िया। होती है, क्योंकि आपको खुद को आइडिया नहीं है कि आप, मैं किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हूँ, बिलीव वाली बात हो गई कि लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं या बिलीव कर रहे हैं ना, तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मेरे को नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगा रिजल्ट। बट अगर मैं उनकी कदर करता हूँ तो मैं उनको भी रिजल्ट दूंगा, क्योंकि मेरी सक्सेस में उनके लिए भी एक सक्सेस है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बात बोली ना, इसमें तो ये मुझे लगता है कि पहले हमने एक बार ज्योत्सना से बात की थी, तो उसने माउंटेनियर, हम ना इतनी किताबें छानते रहते हैं, हमारा काम ही वही है, तो हाँ जी। हमें इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स का जो जीवन सूत्र मिलते हैं, उनकी पूरी लाइफ का निचोड़, वो उसको ज्योत्सना को जो पहाड़ में चढ़ते चढ़ते मिल जाते हैं, तुम्हें भी पहाड़ में चढ़ते चढ़ते और गोला फेंकते फेंकते पता नहीं क्या क्या सूत्र मिल गए जिंदगी के, कि कह रहे हैं कि सिर्फ दूसरे पे भरोसा करो और हाँ, अनकंडीशनल करो, और कंट्रोल किसी को भी मत करो। मैं समझती हूँ कंट्रोल। कि अगर जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर ये 2-3 चीजें जो आप बोल रहे हो, वो सिर्फ अगर लोग समझना शुरू कर देना, तो मेरे को लगता है कि जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी। तो ये जो बट मैं सच्चाई तो ये है कि ना, अपन को लगता है कि हाँ ठीक है, आज मेरे को भी पता है कि ऐसे नहीं रोक सकते, अपन कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, मत, कि मत जाओ, आप यहीं रहो, है ना।
वो होता है कि काश पावर होती, बट फिर वही वाली चीज आ जाती है दिमाग में ना, ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती है हमेशा लाइफ के अंदर, कि आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते बट आप कंट्रोल भी करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है शायद उनके साथ आपकी ग्रोथ, लाइक आज आज पेरेंट्स क्या देखते हैं कि है ना, ग्रोथ देखते हैं, तो आपको उस चीज के लिए डांटते भी हैं एंड बढ़ावा भी देते जाते हैं कि नहीं तुम करो, तुम कोशिश करते रहो, ठीक है। हमारे को वो चीज स्ट्रगल टाइम पीरियड लगता है, बट हम जब सक्सेस मिलती है तो कंबाइंड लाइक दोनों के एफर्ट्स होते हैं उसके अंदर, कि उनको भरोसा था, हमने भी मेहनत की, तब जाके हमारे को वो चीज अचीव हुई। तो आपका मतलब है कि कंट्रोलिंग कभी-कभी, मतलब कंट्रोलिंग की रिदम अगर उससे बन रही है कि जिस बंदे को आप कंट्रोल कर रहे हो उसका जो स्पिरिट है, वो जो करना चाहता है, उसके साथ अगर कंट्रोलिंग मैच करती है तो वो फायदा कर सकती है, लेकिन आपके विरुद्ध जाके, है ना? तो आपके साथ हुआ आप कभी जब आपको ऐसी कंट्रोलिंग? हाँ जी, ऐसी कंट्रोलिंग का कभी कोई नुकसान उठाना पड़ा जो आप नहीं चाहते बट आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, या आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो? नहीं मैम, मैं कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मेरे साथ ऐसा है। मैं बताया ना, मैं जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने पैर खो दिया ना, तो मैं खुद को एक ही चीज समझाया, जब अपना शरीर ही साथ नहीं दिया तो एक दूसरी बॉडी को, लाइक दूसरे सोल को आप कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं तो मतलब ऐसा है मेरे साथ, अगर किसी को मेरे साथ अच्छा लगता है कि हाँ नहीं यार अंशुल के साथ अच्छा लगता है समय बिताना, या फिर घूमना अच्छा लगता है, मेरे दोस्तों को बात करना अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ तभी करना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार बर्डन में बात करनी पड़ रही है, हमारे को तो बस इससे काम है, तो आप मेरे को ऐसे भी बताओगे ना कि नहीं यार अंशुल मेरे को तो तेरे से ये काम है, मैं वो भी कर दूंगा, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक क्वालिटी वाली चीज होती है, एक वैल्यू वाली चीज होती है, कि क्या आप उस दूसरे आदमी की वैल्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो वाली चीज मैटर करती है। हम्म। मेरे को एक बार ना किट लेने जाना है। क्या करने के लिए? किट किट जर्सी मिलने वाली है आ, अभी उन्हें, जो जा रहा आप तुम चलते चलते जाओ और हमें फिर 2-3 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि अभी हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बचे हैं, है ना? हूँ। चलते चलते हाँ, मतलब अगर वहां से 10 मिनट का भी हमारे लिए समय निकाल के दोबारा आओ तो तब तक हम वेट करेंगे आपका, है ना? मैं एक बार अभी तो आप कैमरा हो ना? और हाँ हाँ मैं हूँ, मैं कैमरा और माइक म्यूट कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा फटाफट से। हाँ ठीक है, हम आपका वेट करेंगे, ठीक है। यस यस। हाँ शिवी, जब तक ये किट लेके दोबारा आते हैं तब तक जी मैम। हम ही लोग अंशुल के बारे में कुछ बात करें। बिल्कुल। तो तुम मुझे कुछ बताओ कि अंशुल से जो इतनी सारी तैयारी के बीच में, वैसे आज थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकती हो, और अगर 1-2 मिनट के बाद टाइम लगा तो आज विश्व कविता दिवस भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनकी शान में अगर तुम्हें कोई गजल या कविता या कुछ याद जैसा आ रहा हो तो आप वो भी पढ़ सकती हैं। फिलहाल अभी मुझे ये बताओ कि अंशुल की पर्सनैलिटी में, जैसे यूथ के लिए हमारा ये चैनल हमने जब खोला तो मेनली यूथ के लिए खोला, तो तुम्हें कौन सी बात अंशुल की सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? मैम सबसे पहले तो मुझे अंशुल का यही इंस्पायर करता है सबसे ज्यादा, कि जब वो बोलते हैं ना, और उनका जब चेहरा आप देखो तो जो भी सिकन होती है वो सारी की सारी वहीं पे मिट जाती है। एक मतलब वो नहीं होता प्रकाश जैसा फैला रहता है, तो वो रहता है। और दूसरी चीज मैम, एक जो नॉर्मल इंसान होता है अगर वो केवल जॉब कर रहा होता है तो उसका फोकस केवल और केवल जॉब पे होता है। लेकिन जब मैंने अंशुल से बातचीत करी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पहाड़ भी चढ़ते हैं, वो पंजाबी सॉन्ग्स के लिए शूट भी करते हैं, वो गोला फेंक भी करते हैं, वो भाला फेंक में भी हिस्सेदारी करते हैं। इवन यहाँ तक कि उन्हें अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए नॉनवेज बनाना पड़ता है, तो वो अपने परिवार के साथ रहकर भी खुद अलग से पूरा पूरा अपना खाना बनाते हैं, अपना काम स्वयं से करते हैं। तो ये भी एक अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए मुझे उनके अंदर जो जुनून दिखता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कि उन्होंने बोला था कि वो जिद्दी, कि वो वाकई में जिद्दी हैं। ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि वो जिद्दी बोलते हैं। अच्छा, मैं दर्शकों को हो सकता है उन्हें सुनाई ना पड़ा हो, एक बार क्लियर कर दूं।
अंशुल ने हमसे उन्होंने हमारी बातें वो सारी सुन रहे हैं, अगर आपका कोई मैसेज होगा तो वो भी हम उन्हें पढ़ के सुनाएंगे। उन्होंने अपना सिर्फ कैमरा और माइक उतनी देर के लिए म्यूट किया है जितनी देर में वो स्पोर्ट्स किट ले रहे हैं, फिर वो हमसे आके थोड़ी सी बातें और करेंगे और उसके बाद फोटो सेशन वो करने के लिए वो तभी जाएंगे जबकि हमारी बातचीत कंक्लूड हो जाएगी। तो तब तक के लिए मैं और शिवी उनके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी सी, और फिर वो आके हमसे जुड़ेंगे। हमारा तो प्रोग्राम आज थोड़ा सा उस पे पड़ गया था, जैसे उन्होंने एकदम से बोला कि उनको जाना है, उनको तो वहां पे जाना पड़ेगा, लेकिन उनका ही था कि नहीं हम सोच के चलते हैं कि सब ठीक होगा और मैं मैनेज करूंगा किसी तरह। हाँ शिवी, और क्या, और कुछ कमी लगी, कुछ कमी लगी हो, कुछ मैसेज आ गए अंशुल जी? अब आप इन सीधे क्वेश्चन पूछ लो। दो मिनट ओके। हाँ शिवी, अब कुछ बोलो। हरिमोहन शर्मा सर कह रहे हैं हर काम के लिए जरूरी है। कंचन कह रही हैं अंशुल, you seems to have a natural filter for gaining positivity from your surroundings. Normal people are sometimes capable of achieving expected. You are made for something beyond it, achieving unexpected. हाँ, इसके बारे में अंशुल को कुछ कहना होगा तो कहेंगे। हाँ शिवी, आप अच्छा। और धर्मेंद्र रावत जी लिखते हैं कि उनको आपकी किट भी देखने। तुम्हें क्यों हंसी आ रही? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि मुझे भाई के आगे धर्मेंद्र रावत जी बोल रही हूँ तो हंस रही हूँ। आपको क्यों हंसी आ रही है शिवी? तो धर्मेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि उनको किट भी देखनी पड़ेगी, किट भी देखने का मन है, उन्होंने ये लिखा है। हाँ शिवी, हम थोड़ी सी बात और करते हैं। हाँ, और क्या और कुछ? उन्होंने मॉडलिंग भी वो करते हैं, ये तो मुझे पता था कि उन्होंने मॉडलिंग भी की, ट्रैवलिंग के वो फ्रीक हैं, ट्रैवलिंग भी उन्होंने नहीं छोड़ी। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि वो जिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है, बट उसके अलावा जो उनका शौकिया टाइम जाता है वो भी इस तरीके से ट्रैवलिंग या वो भी फिजिकली एक्टिव चीजें ही हैं, और उसमें मॉडलिंग भी शामिल है। ये तो मुझे पता था, जैसे 6 फुट हाइट है भी उनकी, और उनका कहना है कि वो बचपन से इतने बीमार पड़े कि अगर उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं की होती तो उतनी हाइट नहीं हो सकती थी। तो शिवी, उन्होंने ये भी किया, इसका म्यूजिक का मुझे नहीं पता था। जी मैम, उन्होंने कंसाइनमेंट आ चुका है। और मैम एक और अच्छी चीज, मैंने जब अंशुल जी से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि दंगल मूवी की तरह क्या आपके पिताजी भी बापू हानिकारक थे आपके लिए? तो वो बोलते हैं कि अगर उस टाइम पे बापू हानिकारक नहीं होते तो आज मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कभी कर भी नहीं पाता। तो ये उनका मतलब इन्होंने एक चीज और मैम शेयर की थी कि अंशुल जी एक बार गोवा घूमने गए थे, शायद एक्सीडेंट के लगभग 2 महीने बाद ही। तो वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन इनके दोस्तों ने इनको गोद में लेके गोवा शहर घुमाया था पूरा। बस इन्होंने बोला था कि मुझे गोवा घूमना है और वो लोग वहां पे पहुंच गए थे। तो एक इनके संदर्भ में अगर हम देखें तो दोस्ती की भी एक बेमिसाल छवि हमको यहाँ से देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही। और वो तो उन्होंने बता ही दिया ना कि जब तक बापू जो है मेरे सपनों के अनुकूल मेरे लिए हानिकारक होते हैं तब तक वो मेरे लिए लाभदायक है। हानिकारक मतलब उस समय जब मन नहीं कर रहा है उठने का, एक्सरसाइज करने का, तो वो जो उस पल हानिकारक लगते हैं, तो वो तो उन्होंने बताया ही। और कोई बात करोगी तो, या फिर विश्व कविता दिवस के साथ थोड़ा न्याय कर दो, तब तक करोगी? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैम मैं निदा फाजली जी की एक गजल सुनाना चाहूंगी। ये भी अंशुल के आसपास के लिए ना? जी मैम बिल्कुल, अंशुल जी आज का उन्हीं के लिए जो भी है डेडिकेटेड है। कि नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समुंदर तलाश कर, दरिया हुआ है गुम तो समुंदर तलाश कर। तारीख में महल भी है, हाकिम भी, तख्त भी, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर, वो लश्कर तलाश कर। रहता नहीं कुछ भी यहाँ एक सा सदा,
रहता नहीं कुछ भी यहाँ एक सा सदा, दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर, दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर। कोशिश भी कर, अंशुल जी आपके लिए, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। धन्यवाद। बहुत खूब। सारे जज्बे खुद अंदर होंगे, हिम्मत अपने अंदर होगी, तो मुकद्दर भी थोड़ा सा रोल जो मुकद्दर का है वो उसके बाद उसकी बात कर, है ना। यही किया अंशुल आपने, है ना। निदा फाजिल की जो गजल थी, शिवा का कहना है कि उसके मायने हमें पहले पता थे, अर्थ हमें आपसे मिलके समझ आ गए। हाँ जी, हाँ शिवी, अब आगे। मैम तो अंशुल जी आप किट दिखा दीजिए हाँ। जो आपको मिली है। ये है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंड अभी वो फोटोग्राफी वगैरह होनी है उसके लिए बस पीछे राजस्थान लाइक बैक पे लिखा हुआ है, राजस्थान लिखा होगा किट पे। अच्छा, तो किट में ये था, और वो होंगे ना, क्या है किट में, गोला ऐसी चीजें, क्या चीजें हैं किट में? वो हमारे को खुद को ही कैरी करना है सब कुछ। अच्छा, आपको किट में ये मेनली ये जो नेशनल आपको ये मिली वो है ना। एक बार थोड़ा सा नीचे, हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ तभी, वेरी गुड। ठीक है, अभी आप चेहरा देखते हैं। हाँ, वो कुछ पूछे, वो आपकी गजल की तारीफ हो रही है। हाँ शिवी, आप कुछ पूछेंगे? आप इनका अचानक से फोटो सेशन के लिए आवाज ना आ जाए तो फिर आप थोड़े जरूरी वाले क्वेश्चन पहले कर दें, अचानक चले भी जाएं तो फिर हम माइंड अप कर देंगे, तो जरूरी वाले प्रश्न पहले कर लें जी। अंशुल जी, जैसे कि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ कि अगर आप एक लड़की होते, सपोज दैट, अगर आप एक लड़की होते तो आपको इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं होती, या क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता, और क्या आप फिर भी ये अचीव कर पाते? टू बी ऑनेस्ट, अपने देश में वैसे ही लड़कियों होना एक बहुत ही मुश्किल चीज है, ठीक है, कि हर कोई चैलेंजेस फेस करता है, मतलब लड़कियों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अंशुल, तो अंशुल, हाँ अंशुल, मेरे ख्याल से ना आपके वहां पे हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप इसको जहाँ ये इसको थोड़ा सा मुंह के पास कर लीजिए, हल्का सा। क्या जी अभी सही है? हाँ। तो ये है कि हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए कठिनाई तो है ही अपने देश में, ये हमारे को देखा ही है हमने, है ना। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, नो डाउट चीजें बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, क्योंकि एक लड़की होना अपने देश में हो जाता है कि पेरेंट्स को भी हो जाता है, एंड इवन आफ्टर लाइक बीइंग गेटिंग डिसेबल, लाइक डिसेबिलिटी होने के बाद तो वैसे भी ये हो जाता है कि मना कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अब तुम शादी करो एंड तुम घर संभालो, या फिर तुम एक नॉर्मल जॉब करो। स्पोर्ट्स वैसे भी आपको भी पता है कि लाइक अभी रिसेंटली दूती चंद ने एक्सेप्ट किया है कि वो एक गे एथलीट है, उन्होंने अब जाके एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि उनको पता है चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है हमारे यहाँ पे वैसे ही लड़कियों को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। मैम 1 मिनट फोटो के लिए जाना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कंचन रॉय का हम प्रश्न पूछने वाले थे, लेकिन अभी वो आ रहे हैं फिर से। मुझे ये लग रहा है कि सबको ये अच्छा ही लगा होगा, ये माहौल थोड़ा, कि हमने ड्रेस भी देख ली उनकी, हम उनको शुभकामनाएं भी दे पाएंगे, हम स्टेडियम भी देख लिया, बातें जरूर थोड़ी कट कट के हुई। तो शिवी, अभी तो आपके पास होगी अंशुल बंसल जी की, जो अपने आप को इंडियन अंश कहते हैं, उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज बताने के लिए। ज्योत्सना, अगर आप हैं तो थोड़ा सा कुछ मैसेज के जरिए बताएं हमें। हाँ मैम, मैंने एक चीज पूछी थी अंशुल से कि आपकी उम्र तो 24 है, लेकिन आपको तजुर्बा बहुत है और आप मैच्योर बहुत हैं। तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि मैच्योर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बच्चा हूँ आज भी। आज मेरी एज तो 24 है, लेकिन मैं अंदर से आज भी एक बच्चा हूँ। मेरे साथ जो भी है वो एक्सपीरियंस है। क्यों अंशुल जी, ऐसे ही तो कहा था ना आपने? एक्चुअली अंशुल जो है वो अंदर से बच्चे हैं, और बाकी सारे लोग हम चाहते हैं कि हम अंदर से हमेशा युवा ही रहें। तो
बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि हम अंदर से हमेशा युवा हैं, या मैं अपने सारे दर्शकों और हमारे जो मेहमान हैं उजास के, उन्हें भी मैं युवा बोलती हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, कि अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप न्यूनेस को स्वीकार कर सकते हो, अगर आप अपने आप को बदल सकते हो, तो आप युवा हो। वही वो कहना चाहते हैं कि मैं बच्चा हूं का मतलब मैं कभी भी अपने सपने बदल मतलब यथार्थ के हिसाब से चल सकता हूँ। हाँ अंशुल, हम आपकी तरफ से इसलिए बोल रहे हैं कि आप अवेलेबल नहीं हो। अगर हमने एक शब्द भी गलत बोला होगा तो बता देना कि गलत गलत इंटरप्रिटेशन। हाँ माइक ऑन कीजिए, पहले माइक ऑन करना जी। हाँ तो उन्होंने कुछ सुना नहीं था, तो हम इनसे संदेश पहले पूछते हैं शिवी। जी मैम बिल्कुल। हाँ पूछो पूछो। अंशुल जी, मेरा हाँ जी। आपसे लास्ट में यही है कि आप हम युवाओं और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मतलब अपना जीवन कैसे जिए। और दूसरी चीज ये कि उन बड़ों को, जो कि मैम ने बोला कि उनको युवा होना चाहिए, जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप देते हैं कि नहीं बेटा तुमको ये करना है, और मानसिक रूप से जो थोड़े से बीमार होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको जो करने की इच्छा हो, काम अगर गलत नहीं है तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। बात ये नहीं होती कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे को 2 साल हो जाएँ अगर स्पोर्ट्स खेलते हुए एंड मेरे पास कोई सक्सेस नहीं है, राइट? तो वो वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है। मेरे को पता है उसमें पैसा, स्पोर्ट्स में बहुत पैसा लगता है, मतलब डाइट का बहुत पैसा लगता है आपका, ठीक है? स्पोर्ट्स को खेलना ही बहुत बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो 2 साल में मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है ना? या 3 साल में नहीं है और मैं फिर भी उसके लिए ज़िद करूँ तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है फिर, ठीक है? आपको टाइम टू टाइम प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, आप में कैपेबिलिटी है, तब जाके आप पे भरोसा करें। एंड तब अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो फिर वो पेरेंट्स की गलती है कि वो भरोसा नहीं कर रहे कि बच्चा कुछ कर सकता है। क्योंकि पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि आज मेरे को ज़बरदस्ती कहीं डाल दिया जाए, मैं मन से नहीं करूँगा वो काम, तो उसमें कभी सक्सेस भी नहीं मिलेगी मेरे को इतनी। बट अगर कहीं पे मेरा मन से मैं काम करूँगा, मैं अपना 100% दे पाऊँगा, तो डेफ़िनेटली सक्सेस भी मिलेगी उसमें। तो वही चीज़ है, ये चीज़ बच्चों को भी समझनी चाहिए एंड पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। इसमें गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए कि है ना, मैं बोल दूँ कि मैं खेलूँगा या फिर अ, बेसिकली डिलीवरी ऑफ स्पीच वाली बात हो जाती है कि कमिटमेंट वाली बात हो जाती है। आज मैं कहीं पे स्पॉन्सरशिप के लिए जाऊँ एंड मैं बोल दूँ कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, राइट? एंड 2 लाख रुपए मेरे को दे दिए कंपनी ने, उसके बाद इंडिया के अंदर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि 2 लाख रुपए दे दिया एंड फिर मैंने वो काम ही नहीं किया, तो मेरे को ज़िंदगी में कभी कोई क्यों बिलीव करेगा या क्यों सपोर्ट करेगा, राइट? सेम वैसे ही पेरेंट्स करते हैं कि पता नहीं होता, बच्चों को लगता है सिर्फ़ पैसा ही तो देना है, सिर्फ़ पैसा नहीं होता। पेरेंट्स को ये डर रहता है कि ज़िंदगी में करेगा क्या? मेरे पेरेंट्स को तो आज भी है कि करेगा क्या ये? सिर्फ़ खेलने से तो बात बनेगी नहीं। बट लेकिन लास्ट 1 ईयर से उनको अब ये चीज़ तो समझ आ गई, ये नौकरी तो नहीं करने वाला एंड ये मैनेज कर लेगा सारी चीज़ें। तो वो बिलीव कैसे आया कि जब मैंने उनको बोला कि मेरे में है इतनी कैपेसिटी कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ एंड मैंने उनको प्रूव किया कि हाँ, पापा मैं स्टेट्स खेला हूँ, मैं नेशनल्स के लिए फाइनली सेलेक्ट हो गया। लोगों को 5-5 साल सिर्फ़ नेशनल्स में सेलेक्ट होने के लिए लग जाते हैं। मेडल बहुत दूर की बात है एंड ये चीज़ देखी पापा ने कि 1 साल में ही नेशनल्स का वो हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो वो फ़र्क पड़ता है कि रिज़ल्ट मैटर करता है इसके अंदर। अब आपका ब्रोंज़ है या गोल्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर, रिज़ल्ट मैटर करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अच्छा, तो मैसेज अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, मतलब एक सामान्य मैसेज क्या है, जो भी आपको सोसाइटी में लोग दिखते हैं, जो एक टेंडेंसी जनरल नजर आएगी, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आवर माइंड इज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग, वी कैन मैनिपुलेट आवर माइंड कि हमने सोच लिया ना कि कुछ करना ही है, तो वो आप कर सकते हो एंड वो चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी कि आप कितना चाहते हो उस चीज़ को। वो तभी होगी जब आप उसको जुझारूपन से चाहोगे ना, तो ही चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कहीं न तो कहीं अड़चनें आती ही रहेंगी।
और एक क्वेश्चन ये है कंचन रॉय का कि अंशुल, do you at any time of your journey felt limiting yourself on account of money? Because we understand following sports is sometimes costly and risky also. और मेरे ख्याल से ये कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई होगी 2018 के बाद से, सारी चीज जैसा सिनेरियो रहा है ना। कॉस्ट के चक्कर में मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स, मैम 1 मिनट फिर से फोटो सेशन कोच सर आ गए मेरे, 1 मिनट में आके ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अरे वाह, ये तो बादल देखना तो और भी अच्छा लग रहा है। बादल का और आपकी शर्ट का रंग भी एक जैसा है। तो कॉस्ट की जो प्रॉब्लम आई, कंचन ने पूछा है, किरण शर्मा कह रही है सोना तपकर कैसे निखरता है, आपने उनसे पता चला। उसके बाद हम रजनी नेगी जी का सवाल लेंगे कि आपके कोच एंड फेलो टीममेट्स, उनका योगदान कितना रहा आपको मोटिवेट करने में। तो ये तो आपने दोस्त बताए थे जो अलग अलग फील्ड के थे, पर उनका रजनी नेगी जी पूछना चाहती है कोच और जो आपके साथ इन दिनों खेलते होंगे, उनका योगदान कैसा रहा बताने में। और शिवी, आपके दिमाग में क्या है? तब तक हम ये सुन रहे हैं हमें, तब तक आप हम इन्हें बता के छोड़ सकते हैं कि हमें क्या क्या इनसे जानना है। जी मैम। तो इनका इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है हमारे लिए, सबके लिए, कि दिमाग आपका बहुत पावरफुल है, उस पर यकीन करें। तो युवाओं के लिए ये है कि दिमाग बहुत पावरफुल है। तुमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने एक ही बोला, तो मुझे दोनों में आधा आधा बांटना पड़ रहा है कि आप यकीन करें खुद में। और क्योंकि युवाओं के या बच्चों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होती, तो कंट्रोलिंग एजेंसी तो आउटसाइड ऑफ देम होती है। तो ये कहना पड़ेगा कि आप यकीन पे यकीन करो। तो यहाँ मैं 2 बार यकीन बोल देती हूँ कि आप उनके यकीन पे यकीन रखें, नहीं तो कई बार हमें पता नहीं होता ना दूसरे की सोल में क्या क्या पावर भरी है। अच्छा अंशुल, मुझे ना एक चीज और लगती है, आप कंचन राय का तो जवाब देंगे ही, और अचानक से मेरे को, जो मैं आपके समय को बीच में काटने के लिए बोलती जा रही थी, उससे मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जनरली ये होता है कि आपका बचपन से एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी, फिर उसी ढंग से आपने हाइट पकड़ ली, फिर उसी ढंग के आपको दोस्त और पापा मिले, और सबने आपका सपना और जो बाहर से एक प्रेस दबाव या मोटिवेशन, दोनों चीजें, क्योंकि आपने कहा था 2 वे हो सकता है, हानिकारक और लाभदायक, है ना, वो सारे की सारे एक अनुकूल दिशा में बढ़ते चले गए। पर कई बार युवाओं के साथ ये भी होता है कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनको क्रिस्टल क्लियर नहीं है। 80-90% युवा ऐसे मिलते हैं मुझे जिनको क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जनरली उनको परमिशन घर से तभी मिलती है या उनको सहयोग तभी मिलता है जब वो क्लियर कट बोलें और प्रूव करें। तो मेरे ख्याल से एक फ्री फ्लो में छोड़, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी छोड़ना चाहिए ना, कि हमने थोड़ा सा ये करके देख लिया, थोड़ा। हाँ हाँ बोलिए। एक्सपेरिमेंट अगर एक एज निकल जाती है ना, तो मेरे को नहीं लगता एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइक आज मैं 24 की एज में एक्सपेरिमेंट करूंगा तो एक बेवकूफ़ी कहलाएगी मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को दूसरों का नहीं है आइडिया, बट मेरे अकॉर्डिंग एक लेकिन बेवकूफ़ी इसलिए क्योंकि जब आप 24 साल में ही नहीं पता लगा पाए तो आप अचानक से 2 साल में नहीं पता लगा सकते, ठीक है। या तो आपके पास फंडिंग्स हो कि आपको कभी पैसे का इशू नहीं हो तो समझ आता है। आज मैं किसी ऐसे बंदे से बोल दूं कि है ना, जो 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 सिर्फ अफोर्ड कर सकता है कि है ना, वो मैंने देखा है लोग ट्रेनिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि हमारी डाइट इतनी ज़्यादा होती है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लाइक 20,000 रुपीज़ पर मंथ सिर्फ खाने पे खर्च होता है हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद में इक्विपमेंट्स लाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, राइट। एंड मैं वहीं पे कोई, मान लीजिए किसी ने अभी तक शुरू नहीं किया एंड उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है कि लाइक वो नॉर्मल लाइफ ही अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, एंड अचानक से आपको बोल दे कि नहीं तू तू ये तैयारी कर कि मैं तो अब खेलना शुरू करूंगा, जो है ना, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई भी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये देख चुका हूँ कि आज मैं आपके फील्ड में थोड़ा ये एज ज्यादा मैटर करती है ना इन चीजों में, जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा। आपके केस में कंचन राय का भी वैसे आपने शामिल कर लिया है, बट फिर भी आपने शामिल कर ही लिया ना इसमें पैसा एंड नोट बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं। कंचन रॉय जी को मैं बता दूंगा, मैं जब यूनम पीक के लिए जा रहा था एक्सपीडिशन के लिए, तो मैंने
मैंने शेल्बी हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से मैंने 1,10,000 का वो मांगा था कि आप मेरे को इसको सपोर्ट पास करो कर लो, एंड आप। इसको पास कर हाँ, लो। या अभी सही है। हम्म, तो हम्म, मैंने उनको बोला था कि आप मेरे को 1,10,000 का सपोर्ट करिए, मेरे को एक्सपेडिशन पे जाना है, मेरे पास इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है ना। तो मेरे को चीजें चाहिए रहेंगी एंड मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स माउंटेनियरिंग के लिए सपोर्ट नहीं करते, माउंटेनियरिंग के लिए मेरे को खुद को ही करना पड़ता है सारा मैनेज, ठीक है। तो लाइक स्पोर्ट्स के लिए दे देते हैं मेरे पेरेंट्स, उनको ये है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट पुट और इन सब में रिस्क नहीं है, लाइफ रिस्क नहीं है, तो उनको ये रहता है कि हाँ ठीक है, ये तू खेल, कोई दिक्कत नहीं है। बट माउंटेनियरिंग में लाइफ हम्म, रिस्क है, तो मेरे पेरेंट ऐसे सपोर्ट भी नहीं करते, तो मेरे को खुद को मैनेज करना पड़ता। तो 1,10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैं शेल्बी हॉस्पिटल गया, वहां पे उन्होंने मेरे को बोल दिया हम आप जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। मैं एकदम नंब हाँ, हो गया था, लाइक मैं शॉक हो चुका था एकदम कि ये कैसे बोल दिया इन्होंने कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अ, तो उसके बाद में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है कि मेरे पास जैकेट नहीं थी, मेरे पास रक्सैक नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत सारे लोगों से, जितने मेरे दोस्त हैं, उनसे किसी से रक्सैक बैग लिया, किसी से जैकेट लिया, किसी से शूज लिए मैंने, है ना, किसी से हैट लिया कि मेरे पास ग्लव्स, लाइक मेरा एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरे पास ग्लव्स तो थे ही नहीं, मैं बिना ग्लव्स के चला तो गया, मेरे को हाथों से चढ़ना पड़ा, है ना। एंड वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, जब आप बहुत कम टेम्परेचर में होते हो तो लकड़ी की तरह बन जाती है आपकी उंगली और टूट जाती हैं। मतलब बहुत सारे माउंटेनियर्स के अंग ऐसे ही गए हुए हैं, पैर की उंगलियां कभी कुछ। तो चीज ये थी मेरे साथ कि वहां पे मेरे साथ ये चीज आई, मेरी उंगलियां एकदम नंब हो चुकी थी। तब मैंने सोचा कि ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, बट आ चुका हूं तो देखते हैं, अब करना तो है ही वाली चीज। अगेन वही हुआ मेरे साथ कि कर तो लिया, बट उस दिन मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब नहीं पैसे का कॉन्स्टेंट आएगा तो मैं शायद कुछ चीजें अगर वो करना होगा, हम्म, एग्जिट करना पड़ेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि लाइफ से बड़ी ये चीजें नहीं है। रिस्क उतना ही लो। मेरे साथ ऐसा है कि आज के टाइम पे मेरे को अभी भी एक्सीडेंट से डर नहीं लगता। मेरा एक ही रहता है, एक्सीडेंट हुए तो या तो खत्म हो जाओ, लेकिन हाथ पैर ऐसे नहीं टूटे कि जुड़ ना पाए वापस। ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा एकदम। दुर्घटनाओं को भी डर लगता है हौसलों से। रजनी नेगी जी का ये सवाल बताएंगे? आपके कोच एंड फेलो टीममेट्स, उनका योगदान कितना रहा आपको मोटिवेट करने में? मैं अ, मैं अभी स्टेडियम में बैठा हूँ एंड मेरे को अब जाके सपोर्ट है। अब जाके मेरे को बस सपोर्ट करना है। बाकी स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आपकी कैटेगरी के नहीं भी होंगे ना बंदे, तो भी वो आपको काटने में लगे रहते हैं, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई पढ़ रहा हो, बट हाँ ठीक है, सबको सबका एक ना तो एक सब योगदान तो यही रहा उनका कि वो मेरे को काटना चाहते हैं। वो मेरे से कंपटीशन चल रहा है उनका मेरे से, क्योंकि हर स्टेट में आज मैं अकेला तो हूँ नहीं एथलीट, ठीक है, मेरे से और भी लोग हैं कॉम्पीट करने वाले। तो उनका कंपटीशन मेरे लिए एक कंपटीशन है कि नहीं, मेरे को उनसे आगे रहना है। तो उनका योगदान ये है कि मेरे पास एक प्रैक्टिस करने के लिए लोग हैं। मेरे कोच का ये योगदान है कि फाइनली अब नेशनल्स जा रहा हूँ, तब जाके वो मेरे को दिखा रहे हैं, मेरे को वादा किया है। तो उन्होंने मेरे को वादा किया है कि वो मेरे को दिखाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एकदम से जाते वक़्त हम आपसे बात कर रहे हैं, जब आपने किट जो वो करी फ़ोटो सेशन के लिए जाते-जाते, हमें पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि किसी का वो पीछे से टैग दिख रहा हो और उसने वो कपड़े पहने हुए हों, है ना शिवी? सबको अच्छा लग रहा होगा ये सब करने जी में। मैम। क्योंकि आपने प्रूव कर दिया, प्रूव करने के बाद हर किसी की मदद आपने हासिल कर ली अंततः, और इस समय हम मान के चल रहे हैं कि सब आपके साथ हैं, हमारे दर्शकों की, हमारी सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और आप भी अगर हमारे लिए, या एक तो विदुष बैटन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रश्न मुझे, मैं पहले से पोस्ट डालती रहती हूँ ना, तो ये प्रश्न जो कुछ थोड़े बहुत पहले जमा हो जाते हैं, उनमें से एक ये भी है। नहीं मैम, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है एंड सबको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, बट यहाँ पे जब
लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली किसी ना तो किसी ना तरीके से किसी ना किसी को तो हेल्प मिल ही रही होगी। इस चीज़ का मेरे हम्म, को पूरा कॉन्फिडेंस है, एंड ये बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर किसी के आसपास के जने में भी किसी के पास किसी को होता है, तो एटलीस्ट उनके पास एक तो वो रहेगा कि हाँ ठीक है यार, उस बंदे को हम जानते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर मेंटल प्रेशर की बात रहेगी तो डेफिनेटली कोई ऐसे आ सकता है कि यार मैं लाइक अभी रिसेंटली हुआ बबीता फोगत की मामा की बेटी, लाइक उन कजन सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। बट ऐसी सिचुएशंस में जब एक खिलाड़ी खिलाड़ी को समझ सकता है, राइट, वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलता है। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक है, एक हेल्पिंग हैंड होगा, डेफिनेटली हम किसी को कनेक्ट कर सकते बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तो मुझे आपसे ये बोलना है कि आप अगर सॉन्ग भी गाते हो तो जाते जाते हमारे लिए गाना गुनगुना देंगे, बट उससे पहले हैं। मुझे पिछला एक क्वेश्चन रह गया। हाँ हाँ, जी। मेरा पिछला एक क्वेश्चन रह गया कि जब आपने अपने फादर को तैयार करने के लिए कहा स्पोर्ट्स के लिए, तो आपने बोला कि तो आपने ये कहा था कि अरे इसमें तो हाथ की जरूरत है, खाली पैर की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो भी देखते हैं गोला फेंक प्रतियोगिता है, उसमें तो कितना घूमना पड़ता है, पूरी बॉडी का मोमेंटम पहले मेरे ख्याल से इकट्ठा करके फिर फेंकना पड़ता है, तो पैरों की हाँ तो मैम, पूरी जरूरत पड़ती है। मैं हाँ हाँ जो दिव्यांग होते हैं उसमें मैं सिटिंग में खेलता हूँ, हमारी एक सीट होती है, उस पे बैठ के खेलना पड़ता है, हमारे को उस पे बैठ के फेंकना पड़ता है गोला। ठीक है, तो मैं सिटिंग कैटेगरी में खेलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं घूम सकता, मैं इतना तेज तो घूम ही नहीं सकता, एंड अब तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं एक चक्कर भी गोल घूम जाता हूँ ना तो मेरे तो चक्कर ही आने लग जाते हैं हम्म। इतना ज्यादा ऐसा कंडीशन हो गया, तो मैं बैठ के ही खेलता हूँ तो उस बैठ स्पोर्ट्स। के में भी कोई मेथड होगा ना अपना बॉडी का मोमेंटम वो करने का, हाँ जी। गैदर अपर करने का। अपर बॉडी, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके अंदर। ठीक है, एंड हम्म। टेक्निक, टेक्निक की तो ही आप फेंक पाओगे है टेक्निक तो टेक्निक, टेक्निक टेक्निक आएगी, लाइक तरीका आएगा फेंकने का, तो ही फेंक सकते हो, वरना इंजरी हो जाती है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक हाँ गलती की थी, तो उसमें हाथ खिंच गया मेरा पूरा, तो ये सब चलता रहता है। हाँ, तो ये इससे हम आपके स्ट्रगल को भी बहुत अच्छे से समझना चाह रहे थे इन प्रश्नों के जरिए, ये जो लास्ट में एक दो किए, और ये भी कि आप गोला फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी काम आप करते हो फिजिकल या कुछ, उसमें हमारी पूरी बॉडी की फिजिकल मेंटल पूरी एनर्जी यूज होती है, प्लस वो पूरा मोमेंटम गैदर करना जो आता है उसी से हम काम करते हैं। तो एक मतलब हमारे एक सही सलूक अपनी फिजिकल या मेंटल फैकल्टी से जो होना चाहिए उसी से वो सब हो भी सकता है। कंसंट्रेशन तो चाहिए ही ना मोमेंटम गैदर करने के लिए या करने के लिए। तो हमें लगा कि डेफिनेटली। हम हाँ जी, तो मुझे लगा कि जो आप लोग को फिजिकल एक्टिविटी करते करते ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो शब्द बार बार हमारे दर्शकों और हमारे सामने आएंगे, तो हम भी उसको उससे कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, जो स्पोर्ट्स वाले नेचुरली कर लेते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स और ये मोमेंटम गैदर करना, सही मेंटल स्टेट में होना, और उसकी बहुत जरूरत होती है ना उतने फ्रीडम की और उस तरह की टेक्निक्स की। तो अगर आप हमारे लिए कुछ गुनगुना दें तो अच्छा रहेगा। मैम वैसे तो मैं गाता नहीं हूँ, एंड वो जो गाने की बात हो रही थी, वो एक्चुअली शूट होगा, वीडियो शूट होगा, एक अच्छा पंजाबी शूट। गाना है। हाँ जी, मैं उसमें एक्ट करूँगा, हाँ दैट्स इट। है ना, उसका स्टोरी लाइन ही रेडी हुआ है अभी तक। ठीक है उसका अभी लिरिक्स पे काम चल रहा है। स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि है ना, लाइक बॉर्डर पे बंदा होता है, एंड एक लैंड माइन से उसका पैर चला जाता है, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ये होता है कि उसकी लाइफ, लाइक उसके पार्टनर की लाइफ खराब ना हो, तो वो डिटैच हो जाता है कम्प्लीटली उससे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर से वो जीने की कोशिश करता है, कोशिश यही जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, वो खेलना शुरू करता है, माउंटेनियरिंग शुरू करता है। फिर उसका धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर्स के अंदर आने लगता है, एंड जब उसकी पार्टनर की शादी हो रही होती है कहीं और, तो उसकी पार्टनर को पता चलता है कि वो कहीं और पे है, मतलब वो जिंदा है एंड वो ये चीज़ें कर रहा है।
तो वो शादी के मंडप से उठ के चली जाती है एंड वापस अपने लाइक बंदे के पास चली जाती है। तो स्टोरी तो ये है, बाकी इस पे लिरिक्स पे काम चल रहा है। चलो कम से कम ये तो हुआ कि लिरिक्स की बात करते हुए आप थोड़ा सा युवा मुहावरों पे आ गए। अदरवाइज स्टेडियम में बात करने से थोड़ा सा दर्शकों को इंतजार करना पड़ा और हमें मजा ज्यादा आया, लेकिन उसकी हमें छोटी सी कीमत ये चुकानी पड़ी कि आपने अपनी नॉर्मल वाली जो भाषा थी वो खो के चल थोड़ा सा आप ऑफिस वाले मूड में आ गए थे। वरना मैंने जो आपसे एक बार फोन पे बात की थी तो आप ये भाषा मैंने पहली बार, एक तो आप अपन अपन बहुत बोलते हैं, दूसरा आप ये कहते हैं कि क्या बहुत स्ट्रगल पीटी मैंने लाइफ में, क्या बोलते हैं आप स्ट्रगल के साथ? स्ट्रगल ही पीटी बोलता हूँ मैं। नहीं, स्ट्रगल नहीं, बहुत पीटी है। मुझे याद आया, मतलब ऐसे कई तरह की चीजें थी जो थोड़ी सी अलग थी और मुझे पता है आप उसी भाषा में बोलते, पर आप पास पूरे आपके कलीग हैं, कोच हैं, तो काफी मैं अभी फॉर्मल यही भाषा चीज में आया हमारे करता पास। अब हमें पता चला कि फाइनली वो जो है उसको अपना बंदा मिल जाता है। ये अंशुल की असली भाषा है ना। तो हमें जाते हूँ। जाते स्पोर्ट्स की बहुत बातें हो गई और हम स्पोर्ट्स से बाहर निकाल के 2 मिनट के लिए फिर आपको वापस फोटो सेशन के लिए भेजेंगे। तो एक बार मॉडलिंग का भी थोड़ा अनुभव, यही है मॉडलिंग वाला भी कि इससे थोड़ा हाँ कुछ जी। अलग आपने मॉडलिंग का किया है? यही नहीं है ना? मैम, और हाँ, मैं हाँ, इंडिया के थोड़ा सा वो फर्स्ट अनुभव शेयर कर दो। हम्म, इंडिया का हम्म, फर्स्ट प्रोस्थेटिक ब्रांड बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, फ्यूप्रो के नाम से। एंड हम्म, उसके लिए मैंने शूट किया है। उन्होंने मेरे को लाइक बोला भी है, लाइक जब कम्प्लीटली अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएगी कंपनी तो वो मेरे को एज एम्बेसडर भी बना। ये प्रोस्थेटिक ओके। बेसिकली पैर है, नकली पैर। एंड वो इतना कम, लाइक इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जो मार्केट के अंदर 2-2 लाख रुपए के फुट आ रहे हैं, वो उन्होंने 20,000 25,000 में हम्म, अगर आप बिल्कुल खाली, तब खाली होते हैं बिल्कुल खाली, जब स्पोर्ट्स का नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, तब आप क्या करते हैं? मैं सोना पसंद करता हूँ। क्योंकि तो नींद आ जाती है चाह के? मेरे को कभी हाँ, भी नींद आ जाती है तो, हाँ मेरे को कभी भी नींद आ जाती है। मेरे साथ ऐसा है, वाह। मैं ना कुछ देखना पसंद करता हूँ ना कुछ। मेरे को गानों का भी तभी शौक है जब दोस्तों वगैरह के साथ में या ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं। वरना मेरा यही रहता है, फ्री टाइम मिला है सबसे पहले सो जाओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि हम्म, कई बार ऐसे पल आते हैं जब आपको 24-24 घंटे भी जगना पड़ता है। तो जब मैं ये एक्स्ट्रा सो जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे सोचता हूँ दिमाग में, नहीं इस टाइम पे फ्री में सो लिया था ना एक्स्ट्रा, तो उससे कंपनसेट कर लो। गुड। तो आप नींद को ऊंट की तरह जमा करते हैं, ऐसे हॉर्लिक्स का होता था कि कब पीनी है कि जब पिलाओ तो जब सुलाओ। गुड, ऐसा जिसके साथ ऐसा है, नहीं तो नींद आना मुश्किल काम होता है। शिवी, आपको लास्ट में जो भी पूछना हो पूछ के फिर हम वाइंड अप कर देंगे। इस बीच आपके दिमाग में एक आध चीजें आ गई होंगी तो वो पूछ के फिर वाइंड अप कर देते हैं। हाँ शिवी। मैम मैम एक ये इंडियन अंश वाला, आप अपने आप को इंडियन अंश कहते हैं, तो उसका अगर आप थोड़ा सा बता दें। इंडियन मैंने बेसिकली इसलिए लगाया क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप कौन सी कास्ट के हो। मैं स्टेडियम में बैठ के क्या बात आप ये कर रहा हूँ थोड़ा तो सा अंशुल अंशुल। लाइक, हेलो, हम्म, या ये चीज हम्म, स्टेडियम में बैठ के बोल रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही यहीं पे से लाइक ऐसा मेरे साथ बहुत बार लाइफ में हुआ है। मैं 12th तक था, तब तक तो मेरे को यही नहीं पता था कि है ना, मतलब मेरे को सिर्फ इतना पता था हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम एंड सिख, मेरे को इतना ही पता था। 12th के बाद में मेरे को पता चला, अच्छा हिंदू के अंदर ऐसे भी देखा जाता है कि है ना, राजपूत, यादव, लाइक अलग बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी के अंदर बटे हुए हैं। ठीक है। तो मेरे से कभी भी कोई नाम पूछता था, मैं सिर्फ बोलता था कि है ना मेरा नाम अंशुल है। वो बोलते थे आगे क्या है। तब मेरे को बुरा लगता था कि कास्ट से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो चीज मैंने फेस किया, वो मैंने स्पोर्ट्स में भी फेस किया, इसलिए मैं हंस रहा था उस टाइम पे जब बोले कि क्या योगदान रहा किसी का भी। तो इसलिए मैंने ना, मैं किसी को भी नहीं बताता मैं क्या हूँ। मैं मेरा ये रहता है, मैं सिर्फ अंशुल हूँ एंड आइडेंटिटी, हाँ मैं इंडियन हूँ। इस यही है इसका पीछे का पूरा सार, कि इसलिए मैं इंडियन अंश लगाता हूँ। इसमें भी इंडियन इसलिए पहले लगाता हूँ कि हाँ, वी ऑल आर इंडियन, दैट्स इट। मेरे को कोई हाँ तो फिर भी और वो नहीं चाहिए। मेरे को कोई भी हम्म, स्पेसिफिकली कास्ट बिलोंगिंग चाहिए ही नहीं, कि मैं किसी स्पेसिफिक कास्ट से हूँ, मेरे को वो चीज पसंद ही नहीं।
तो जब बोलते हो कि मैं सिर्फ इंडियन हूँ, तो जाहिर-सी बात है कि जो 12th तक का आपको डिवीज़न पता था, इसका मतलब है अब उसको भी भुला दिया है आपने एक तरह से कहें तो। हाँ, माने मेरे को धर्म से भी तो नहीं मेरे को चाहिए ना? फ़र्क ही नहीं पड़ता। धर्म से भी तो नहीं मेरे को चाहिए ना? धर्म से हाँ? मेरे को किसी भी चीज़ से हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही जब आप बात है ना 12th तक कहने का मतलब है कि 12th का तक जो नहीं पता था वो वो भी अब अनलर्न हो गया होगा। नहीं अनलर्न जी। वाली बात नहीं है। बात ये थी कि जब बचपन से फौज में जाना था ये तो पता ही था कि एक ही थाली में खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, सिख भी खाते हैं, क्रिश्चियन भी खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस स्कूल में था, मैं मिशनरी स्कूल में था, उसमें क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे एंड मेरी क्लास में मुस्लिम भी था, हम चारों वो थे। बस एक वो दिखता था कि हाँ, एक ट्रेडिशन अलग है एंड मेरे को वो ट्रेडिशन पसंद आता था। हर किसी का एक अलग ट्रेडिशन है, ठीक है? एंड हर किसी बहुत का एक अलग बहुत ब्यूटीफुल। खाना है ना? अब वो खाना मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है? तो मेरे लिए बस वो मैटर करता था एंड मेरे को ये कभी फ़र्क नहीं किया मैंने कि है ना कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है। मेरा जो बचपन का दोस्त है एलकेजी क्लास से अनमोल बब्बर वो एक सरदार है, ठीक है? मेरे जो प्रोस्थेटिस्ट हैं वो एक मुस्लिम है, ठीक है? एंड जो मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वो मिशनरी स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल। मेरे को क्रिश्चियन प्रेयर्स ही आती हैं, मेरे को हिंदू प्रेयर्स तो आती भी नहीं है, ठीक है? तो मेरे को कभी इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है? मेरे को ये था कि बस मैं वो बचपन से बस जो चीज़ें सिखाते हैं वो कि हाँ, रिलिजन टाइप ये चीज़ पता थी, बाकी मेरे को नहीं, बिल्कुल डिफरेंस सही कुछ नहीं बात है। पता। खाने डिफरेंस खत्म हो जाए दिमाग से तो रिलीजन से अंशुल कह रहे हैं कि खाने-पीने के दिन बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर आपको हाँ, ईद के दिन भी मिलेगा सेवई, फिर आपको नॉन-वेज तरह-तरह के मिलेंगे, इनको शौक भी है और इनको फिर वो वहाँ अच्छे मिलते रहे हैं, अपने उन फ्रेंड्स के घर में ज़्यादा अच्छे मिलते रहे हैं। तो हाँ, रिलीजन को ये उस तरह से देखते हैं कि इनको खाने-पीने के लिए ज़्यादा दिन और ज़्यादा जगह रहे, है मैं ना? तो कहीं हिंदू घूमने भी घरों में जाता अगर हूँ। नवरात्रे में बंद हो जाएँ तो फिर कहीं और खा लो, है ना? ये नहीं, भी नहीं बात मैं सही है मैं और तो शिव नवरात्रों में भी खा लेता हूँ, मेरे को कोई मैं फ़र्क नहीं यही तो पड़ता। कह रही मैं यही कह रही हुँ। कि धर्म डिवीज़न से एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जिस समय भी खाना चाहो उस समय खाने के लिए अवेलेबल है। हाँ, शिवी और मेरे कुछ? साथ एक चीज़ और मेरे साथ एक चीज़ और है हाँ, कि मैं घूमने भी जाता हूँ, मैं इतनी जगहों पे जाता हूँ, तो मेरा जैसे मेरे को पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज़्यादा। तो मेरा ये रहता है मैं जैसे कहीं पे भी जाऊँगा ना, तो मैं उन परिवार के साथ रहता हूँ, जो जिनका छोटा-सा घर होता है ना, मैं उसी में जाना पसंद करता हूँ कि होटल्स हुँ। वगैरह को मैं इतना प्रेफ़र नहीं करता। मैं कहीं पे भी जाऊँगा हुँ, तो डेफ़िनेटली कि उत्तराखंड में ही ले लो, जैसे मैं अल्मोड़ा भी गया तो मैं छोटे घरों में ही रहना पसंद करूँगा। जो होम स्टेज़ प्रोवाइड करते हैं ना कि आप हमारे घर में ही रहो, हम आपको घर का ही खाना खिलाएँगे एंड ऑल, मैं वो ही प्रेफ़र करता हूँ। मेरे को ट्रेडिशंस इतने पसंद हैं कि मेरे को किसी के भी ट्रेडिशन से कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो वैसे तो आपने विदुष बैठन के बारे में इन जनरल बता दिया पर रजनी नेगी जी के इसके बारे में भी कुछ कह दो फिर शिवी वाइंड अप करेगी और शिवी सबकी तरफ की शुभकामनाएँ अच्छे से पहुँचा देना तब तक पढ़ ही ली होंगी सबकी, है ना? हाँ, अंशुल। एक्सपीरियंस दिस बैटन अम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि डेफ़िनेटली इतने आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे से किसी ने स्टार्टिंग की जर्नी से पूछा एंड मेरे को अच्छा लगा कि लोगों ने क्वेश्चंस पुट अप किए। मेरे को ये चीज़ बहुत अ, मेरे को यही चीज़ चाहिए रहता है कि लोग क्वेश्चंस पुट अप करें कि मैं आंसर करूँ। मेरी जर्नी क्या है वो सबको पता हो जाती है कि आप कहीं पे भी पढ़ लोगे तो अंशुल के बारे में पता चल जाएगा आपको। बट मेरे को तब अच्छा लगता है जब कोई दूसरा क्वेश्चन पुट अप करता है ना कि आपने इस मुश्किल से कैसे पार की या फिर आपका अभी करंट लाइफ़स्टाइल क्या है? ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं मेरे को। लाइक क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हर कोई एक पता है अपना एक पॉज़िटिव साइड दिखा देता है कि मैंने ये अचीव किया, ठीक है? बट चीज़ सिर्फ़ ये अचीव करने से नहीं है, बात होती है उसके पीछे कितना स्ट्रगल है। स्ट्रगल भी नहीं, कितनी ज़िद है आपकी वो चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को एंड हुँ, वो ये इस ठीक है। प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे को मिली। एक जाते-जाते एक सवाल और शिवी से पहले, ज़रूर। एक अपनी कोई वीकनेस बताइए, बहुत बड़ी कोई कमजोरी, जो आपको सबसे बड़ी कमजोरी लगती हो अपनी? मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ, मेरे को कोई भी छोड़ के जाता है तो हाँ। लाइक मैं तो नानी को भी बाय-बाय करके आता हूँ ना, तो मेरे तो अभी भी रोना आ जाता है। यही मेरी वीकनेस है। और रोना बहुत ज़्यादा आ जाता है। गुड, मेरे खुद गुड को बोलूँगी चोट मैं। लग जाए मेरे को खुद को चोट लग जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे को चोट लग जाती है, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से।
एक सवाल और था, Yes, सॉरी भूल I गई थी। still miss wearing an uniform. मैं मैं परेड नहीं देखता। मैंने 26 जनवरी की परेड देखना बंद कर दिया है। मैं अपनी एनसीसी यूनिट में जब क्लास होती है मैं तब नहीं जाता। ठीक है, मैं अवॉइड करता हूँ उन बच्चों को देखना, क्योंकि कहीं ना तो कहीं हिट करती है मेरे को वो चीजें। Anshul, you seems to have a natural fit for gaining positivity. अरे चला गया कोई। डिस्कनेक्ट। शिवी आप ना मैसेज देके वाइंड अप कर दो, सबकी तरफ से शुभकामनाएं, वो तो बाद में सुन लेंगे, अगर वो इस बीच जुड़ जाते हैं तो आखिरी वर्ड वो भी बोल देंगे। हाँ जी हाँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय तक हमारे बीच जुड़े रहे और आपने अपने कमेंट से अंशुल का तो उत्साहवर्धन किया ही, साथ साथ हमारा भी उत्साहवर्धन किया। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस बंदे को सब कुछ मिलेगी। तो उनकी भाषा में बोल रहे हैं ना, उनकी भाषा अडेप्ट कर ली इन्होंने। अरे अगर अंशुल अभी वहां पे नहीं होते ना, तब आप अंशुल की भाषा देखते, बड़ी मस्त भाषा है एकदम। हाँ अपनी वाली। हाँ जी हाँ हाँ तो हाँ शिवी। अंशुल जी, सबसे पहले तो 23 मार्च की ढेरों तहे दिल से आपको बधाइयां, मेरी तरफ से, मैम की तरफ से, विदुष बैटन की तरफ से और जितने भी दर्शक हैं उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप मेडल लेके ही वापस आएंगे। और साथ में आपने 23 मार्च को नेशनल्स के लिए जाना था, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इवन आप ग्राउंड से लाइव होके हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर से आपसे हम मिलेंगे। जनरली तो हम लोग आराम करते हैं कार्यक्रम के बाद, पर तुम्हारी बातें सुन के ना हमें जोश आ गया, लग रहा है कुछ फिजिकल काम किया जाए यहाँ से उठ के। तो इसी जोश के साथ सबकी आपको शुभकामनाएं हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे वो संख्या में उतने बड़े नहीं थे, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन सब आपके अंदर का जिसे बोलते हैं ना मर्म समझना, एकदम सेंट्रल की यूनिफॉर्म को मिस करते होंगे, क्या स्ट्रगल फील करते हो, सबके तार आपके दिल से जुड़े हुए थे और बहुत दिल से सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके हाँ, सब दर्शकों को भी नमस्कार। अब एक बार नहीं पीछे घूमोगे तो काम नहीं चलेगा इनका, पीछे घूम के राजस्थान भी दिखा दो, नहीं तो टी शर्ट का राजस्थान दिखेगा या नहीं ये देख रही थी मैं, नहीं दिखेगा ऐसे, है ना। जाने दो, ठीक है, हाँ मुश्किल पड़ेगा, ठीक है हाँ, ओके, गुड लक।